राधे राधे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है अच्छे हो गए, ठंड से बचे हुए हो क्योंकि खतरनाक वाली ठंड हो रखी है। ठीक है, और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ वाला सॉल्यूशन फीमेल वाले पेपर का, और किसके लिए, DSSB के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और अब तक हमने क्या कर लिया भाई, बाकी के जो 8 पार्ट है ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम करके कितने 160 तक के क्वेश्चन हो गए होंगे, नहीं 140 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 141 में एक दो चार क्वेश्चन फालतू हुए। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए। और मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता है 200 मार्क्स के ना आपके मैथ आता है, जो सब्जेक्ट पोर्शन है, मेन पोर्शन जिसको हम बोलते हैं, जनरल पार्ट है, एक अपना वाला पार्ट है। उसमें आपको पता है 200 नंबर जो पेडागोजी के आते हैं। तो ईमानदारी से बता देते, पेडागोजी मुझे खुद नहीं आती है, तो मैं आपको क्या ही पढ़ाऊंगी। तो ना किसी चैनल की भी मैं पब्लिसिटी नहीं करूंगी, पर आप ना पेडागोजी सर्च करोगे ना तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप उनमें से स्टडी कर लेना भाई। 20 नंबर की पेडागोजी है, किसी 2-4 घंटे की मैराथन देख लेना, या आपके पास कोई सीटेट वगैरह की बुक पड़ी होगी KVS की, उसके अंदर पेडागोजी आती है ना। वो लोग पूछते हैं, देखो दिल्ली का हो, सेंटर का हो, या ऑल इंडिया की प्लेसमेंट हो। HTET कम पूछता है, HTET जो हरियाणा वाला होता है वो कम पूछता है, स्टेट वाले कम पूछते हैं, पर जो सेंटर लेवल का या ऑल इंडिया की रैंक की आती है ना जो भी वैकेंसी, उनमें पेडागोजी पूरी पूछी जाती है। तो इसमें देखो 200 में से 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो इतनी आपकी पेडागोजी आएगी, वो मैं नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा सकती हूँ, क्वेश्चन आपको पूरे करवा दूंगी। ठीक है, उसमें एक आध कुछ गलती रह जाती है तो वो आप लोग देख लेना, क्योंकि जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है उतनी आप सबकी भी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई। मैं MSc हूँ, आप MSc हो, कहीं ना कहीं से करा होगा। मेरी पूछना चाहते हो तो भी पूछ लेना, मैं बता भी दूंगी कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है, तो यही है, देखो MSc आपने किया है, B.Ed आपने किया है, तभी आप टीचिंग में जा रहे हो, और PGT की तैयारी तो तभी कर रहे होगे ना जब MSc BSc MSc B.Ed हो। तो इतनी क्वालिफिकेशन है, तो अगर एक आध क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता है तो आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आप लोग मेरा साथ देना, मैं आपका साथ दे रही हूँ पेपर सोल्व करने में। चलो, आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसके ना ये है, कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ 241 है, और इसके 42 43 44 45 शायद लास्ट वीडियो में हो गए थे, और ये वाला छूट गया था, ये इसमें करवा रही हूँ। ठीक है, देखो आपको दिया हो बच्चों, पूछा क्या, स्केलर प्रोडक्ट गिवन है इसका विद द, किसके साथ, यूनिट वेक्टर है वो, ध्यान रखना। देखो वेक्टर और यूनिट वेक्टर में फ़र्क होता है ना, वेक्टर सिंपल होता है, और वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो यूनिट वेक्टर ये वाले का स्केलर प्रोडक्ट किस यूनिट वेक्टर के साथ, सम ऑफ, इन दोनों का सम करने के बाद जो वेक्टर आने वाला है उस वेक्टर, और ये कौन सा होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा, कैप लगा हुआ, मतलब माने इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करोगे, उसका और इसका स्केलर प्रोडक्ट माने के डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, और आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा इज इक्वल टू यूनिटी। ये सब कुछ इसने हमें दिया है, तो कार्रवाई शुरू करो, इसके ऊपर शुरू करो भाई। सम पूछा है तो सम कर लो, पहले सम करेंगे, इन दोनों का सम करना है, तो भाई 2 प्लस लैम्डा आई हो जाएगा, और 4 और 2 6 जे हो जाएगा, 6J, और माइनस के 2K हो गया। ठीक है, एक ये वेक्टर आ गया, और ये कौन सा है, ये है यूनिट वेक्टर बच्चों, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो वो बनेगा, देखो। और हाँ, ये ना ऐसे डिवाइड करना होता है, चलो पहले लिख देती हूँ फिर बताऊंगी। 6 का स्क्वायर 36, 4 अंडर द रूट, लिखा तो ये ऐसे जाता है 2 प्लस लैम्डा अपोन में जो ये मैग्नीट्यूड है ब्ला 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 आई, प्लस में 6J अपोन में ये मैग्नीट्यूड, प्लस में, प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर 2K, और अपोन में इसका मैग्नीट्यूड। अलग अलग लिखते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, पर हमारे पास क्या, हमने कैलकुलेशन करनी है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि है तो सबके डिवाइड में, LCM जैसा लगता है ना ये, पर ये LCM नहीं होता। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो भाई, ये लो डॉट लगा दिया, और ये लो भाई प्रोडक्ट कर दिया। अब क्या कहता है, आई का प्रोडक्ट आई के साथ, जे का प्रोडक्ट जे के साथ, के का प्रोडक्ट के साथ, डिवाइड में इसके कुछ है ही नहीं, चलने दो। तो इसका 1 है, देखो 1 1 1 लिखा हुआ है, तो तीनों के साथ 1 1 1 जाएगा, और इक्वल टू किसके दे रखा है, यूनिटी, यही दे रखा है। सोल्व कर दो, लैम्डा आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे छोड़ के भी नहीं आने हैं। प्लस के 6 माइनस के 2, और इसको मैं उधर लेके जा रही हूँ भाई, यहीं से ही। ठीक है, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस में 40, और अंडर द रूट है। ठीक है, ये बन गया
इसमें से गया 4, 4 को इसमें जोड़ोगे 6, तो लैम्डा प्लस 6 और इसका स्क्वायर कर दे ताकि अंडर रूट कैंसिल हो जाए। लैम्डा स्क्वायर प्लस के 4 लैम्डा और प्लस के 44 आ गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? लैम्डा स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12 लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 45। ठीक है, इससे हो गया ये कैंसिल। 4 लैम्डा, इसको इधर लेके आओगे तो 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाओगे तो 8 लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आसान था। 2018 का पेपर ना आज के उसमें देखे तो थोड़ा आसान ही है, इतना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि देखो आप अगर ना कुछ जो कुल मिला के मान लो 25-30 क्वेश्चन निकाल देना 200 में से, 25-30 बता रही हूँ, तो ओवरऑल पेपर आसान है। ठीक है, पर ना एनालिसिस बताता है। देखो मैंने इतना भी नहीं करा हुआ, मैंने 2014 के टाइम पे मैंने नहीं देखा था पेपर कैसा। 18 के टाइम पे इतना सीरियस मैं नहीं थी इन टाइप के एग्जाम्स के लिए। 2021 में मैंने जर्नी शुरू करा, तब भी मैंने जैसे HAU यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर उसके लिए पढ़ाना शुरू करा था। तब भी मैं इस फील्ड मतलब टीचिंग का फील्ड था, पर DSSB के लिए नहीं पढ़ा रही थी। पर मैंने जो उस टाइम पे पेपर एनालिसिस करे, वीडियोस देखी, सभी की टीचर्स थे, बहुत सारे टीचर्स हैं, तब ये था कि 18 वाला पेपर था फोकस्ड किस चीज़ पे। 14 में जो पेपर था ना वो कहते हैं 9th 10th के बेस्ड था। तब तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या था, तब मैं ग्रेजुएशन में थी। उसके बाद 18 वाला पेपर कहते हैं 1-2 पे फोकस्ड था, मतलब उसके अंदर 70-80% आपका 12th का दिया हुआ था जो 18 में हुआ। 21 में जो पेपर हुआ वो बोलते हैं कि ग्रेजुएशन बेस्ड था, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन का दे रखा था, अनएक्सपेक्टेड था, तो कट ऑफ नीचे चली जाती। इसीलिए कहते हैं कि कट ऑफ के लिए कोई वीडियो जैसे बना देती हूँ, मैं भी बनाई है, कोई नहीं देखनी चाहिए, किसी भी बच्चे को नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मिसगाइड होता है उससे। ठीक है, पेपर का लेवल बताता है, हर बार कुछ चेंज हो जाता है, कट ऑफ अलग अपने आप ही जानी होती है भाई, क्योंकि पोस्ट अलग अलग होती हैं, पता नहीं होता कितने अप्लाई करेंगे, कितने पास होंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई है, तो इसलिए ना अगर ये पेपर देखें ना 18 वाला, तो ये थोड़ा इजी लगता है आज के अब के टाइम पे, कि चलो उस टाइम पर तो ये भी मुश्किल ही रहा होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने बताया ना बीच वाले हम कर चुके हैं, वो ऐसे ही थे। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया था, उसकी कैलकुलेशन काफ़ी सारी थी ना, वो एक क्वेश्चन ऐसा था, ये एक प्लेन है, यहाँ पर एक ये लाइन जा रही है और इसके पैरेलल एक लाइन है, और ये आपको गिवन थी, ये पॉइंट गिवन था, और आपको ये डिस्टेंस निकालना था। ये बताया था मैंने, ये निकालने का तरीका आपको समझा दिया था। भाई इस लाइन का पासिंग पॉइंट ये हो गया, डायरेक्शन रेशियो इसके यूज़ कर लो, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो की मदद से और इस पासिंग पॉइंट से। फिर आप इस पॉइंट को जनरल पॉइंट मेजर कर लो लैम्डा मान के, फिर इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर इसके डायरेक्शन रेशियो की और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और cos 90 कितना होता है 0, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा पुट करते ये पॉइंट आ जाएगा। देखो इसके कितने नाम हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने के काम आता है। ये ना इमेज, जैसे मान लो इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन रही होगी, तो ये इस पॉइंट की इमेज बताने की, क्योंकि ये पॉइंट है ना, इसके और इसके बीच में मायने आता है, बिल्कुल इसके बीच में आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया ना। इसकी रिफ्लेक्शन पूछ ले, इमेज पूछ ले, ये निकालना हो तो कैसे भाई, इसको और इसको जोड़ोगे तो हाफ करोगे, ये आएगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे ऐसा ना x1 + x2 करा, डिवाइड में 2 करा तो x3 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई, इसको माइनस, तो x1 की इस वाले की वैल्यू आ जाएगी, या इस वाले की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आप इस एक पैटर्न, ये एक ही बताया हुआ है हर पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। मैं कहती हूँ जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है ना, वो इस पैटर्न से सोल्व हो जाता है, आपको कोई नया तरीका याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर भी भाई चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे, चाहे इमेज पूछे, उस पॉइंट का एक ही तरीका लगाना है। ठीक है, अदरवाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, पर ना जो मैंने खुद पढ़ा तो मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगी, ठीक है, कि वही पढ़ो। तो ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये मैंने मान ली, ये क्या है, x-2/3, y-3/4 और z-4/5। ठीक है, ये कोई पॉइंट दे रखा है 1, 0, -3, और आपसे पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आसान है। कोई कहते फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, वो इसके बीच में आ जाएगा। देखो पहले हम ये अगर ये पी पॉइंट है तो ये क्यू पॉइंट ही तो निकालेंगे ना पहले, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दे, इसकी डिस्टेंस पूछ ले या इसका इमेज पूछ ले। यहाँ पर कोई आर पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, पी की इमेज है इस लाइन के थ्रू पे। ठीक है, इस लाइन के थ्रू इसकी इमेज आ रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ ले। इस एक क्वेश्चन के आसपास ना 3D घूमता रहता है,
ठीक है। तो अब इसको निकालने का तरीका देखो, सिंपल सा तरीका है, आप इसके लिए लैम्डा मान लो, ठीक है। तो अब लाइन यहाँ से जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, x कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस में कितना हो जाएगा 2, y कितना हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3, z कितना हो जाएगा बच्चों 5 लैम्डा प्लस 4। ये देखो 2 3 4 करके दे रखे हैं रेशियोज, ठीक है। अब आपको पता है ये पॉइंट बन गया क्यू, क्यू क्या बन गया देखो एक्स वाई जेड 3 लैम्डा प्लस कोई, देखो ये जो पॉइंट बना है वो जनरल पॉइंट है पूरी लाइन के ऊपर, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हमने मान लिया भाई क्या हुआ है, क्योंकि देखो लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी तो ये पॉइंट कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, चेंज होती रहेगी पोजीशन। लैम्डा ही तो बताएगा ना कि कौन सी पोजीशन लेनी है इसने। तो ये लैम्डा हो गया 4 लैम्डा प्लस 3, 5 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, कौन सा बच्चों क्यू आ गया। अब हमें पता देखो अगर मैं इस क्यू के इसके डायरेक्शन रेशो की और इसके डायरेक्शन रेशो की जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोस 90 क्या होता है 0, तो डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनने वाला है। तो क्या करो पहले पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालो, क्या बनेंगे, तो भाई दिस माइनस दिस कर दो, क्यू माइनस में पी करोगे क्या बनेगा, देखो क्यू माइनस पी करोगे तो ये बनेंगे 3 लैम्डा प्लस 2 में से 1 गया तो 3 लैम्डा प्लस 1 बच गया, 4 लैम्डा प्लस 3 में से 0 जाएगा तो फिर यही बचेगा, और इसमें से 3 जा रहा है देखो माइनस उसके साथ है, हमने भी माइनस करना है तो प्लस हो गया, तो 5 लैम्डा प्लस में 8 हो गया, ये हो गया, ये किसके आए पी क्यू के। और जो नीचे वाली लाइन दे रखी है इसका नाम ए बी रख लो, ठीक है। अगर ए बी के डायरेक्शन रेशो अगर क्या गिवन ही तो है बच्चों 3 4 एंड 5, यही तो है देखो 3 4 5, देखो ये पासिंग पॉइंट होता है जो यहाँ लिखा होता है, नीचे वाले क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अब क्या करोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट क्या बनेगा 0, तो लिखो भाई 3, साथ के साथ कर दूँ, 3 पे क्या तो 9 लैम्डा प्लस 3, 4 पे क्या तो 16 लैम्डा प्लस में 4 3 12 प्लस में 5 से करा तो 25 लैम्डा प्लस में 8 5 40, 0 हो गया। अब देखो इनकी वैल्यू निकालो, ये रहा ये रहा ये रहा, तो ये बनेगा आपके पास इसको इसमें जोड़ोगे तो 4 25 ही बन रहा, 25 25 50 लैम्डा, ठीक है। ये 50 लैम्डा बन गया, 3 12 और 40 है तो ये बन गया 15, है ना। ये कितना बन रहा है 1 मिनट, 3 15 बन गया, 15 में इसको जोड़ेंगे तो 55 बन रहा, 55 नहीं बनेगा ये, ठीक है। आपके पास है 5 लैम्डा प्लस 4 और उसमें से 3 जाएगा तो 7 आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो हो गई ना, यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे क्या 4 है और देखो इसमें से 3 जाएगा तो माइनस के 7, जब भी मैं कहूँ अभी तक तो मेरे -1 आई थी वैल्यू, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर क्या आ रहा है 50 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाती है -1, और जब इस -1 को आप यहाँ पर रखोगे क्यू के अंदर तो देखना 3 माइनस के हैं प्लस के 2 करा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ माइनस रखा तो -3 प्लस में 2 तो ये बन गया -1, यहाँ पे रखा तो -4 प्लस 3 -1, यहाँ पे रखा तो -5 प्लस के 4 तो ये फिर से -1, ये पॉइंट आ गया। अब आपके पास दोनों पॉइंट है बच्चों -1 -1, ये हो गया। अब आप जब इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ना। अगर पूछ लेता है इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट चेंज करके कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालनी है, इमेज पॉइंट पूछे तो यहाँ पे एंगल पॉइंट हाफ फॉर्मूला लगा देना, नीचे वाला इमेज पॉइंट आ जाएगा। तो अब इसको मिटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब हमें क्या करना है पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो 1 - 1 करोगे तो +1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 0 -1 करा तो 1 का स्क्वायर प्लस में -3 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, -3 + 1 माने -2 का होल स्क्वायर किया तो 4 ही लिख देती हूँ, यहाँ भी 4 ही लिख देना था, +1 + 4 ये कितना बन गया 9, और 9 का अंडर द रूट कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। ये मत भी देखा करो क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें गलत भी आता है, आप तरीके पे फोकस करा करो कि इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, बस आपके लिए यही ज़रूरी है। और कैलकुलेशन आप इम्प्रूव अपने बिहाफ पे करो, ठीक है। ये मत देखा करो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं भी मिल रहा है, चलेगा कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, इन ये बहुत आसान है,
ठीक है, जो मैंने कहा था 25-30 क्वेश्चन आसान आते हैं, ये उन्हीं में से। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में पूछे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस में z बाई सी इज इक्वल टू 1 ही तो होती है, ये दे रखी। ये तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। जब हम 3D पढ़ना शुरू करते हैं तो लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन पूछता है, उसमें आती है ये। नेक्स्ट देखो, ये सही है क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, सिमेट्रिकल फॉर्म में बताओ कौन सी होगी। तो आप देखोगे अधूरी सी स्टेटमेंट दिख रही है, इसको भूल जाओ भाई, यहाँ टिक लगा हुआ है। देखो ध्यान से, इसने x के बारे में कहा है कि x क्या है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी रियल नंबर। ये हो गया रियल नंबर। अब देखो आपके पास क्या है, इसने पासिंग पॉइंट के बारे में कहा, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन होती है x माइनस एक्स नोट अपॉन में a, y माइनस वाई नोट अपॉन में b और z माइनस जेड नोट अपॉन में c, ये होती है बच्चों। अब इसने कह दिया भाई y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब b 0 है, z इक्वल टू 0 है, इसका मतलब c 0 है। ये दे दिया इसने, ठीक है। यही तो होता है ना, जब b 0 लिख देते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई y माइनस वाई नोट है, ये पासिंग पॉइंट देकर नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दे दिया इसने। अब हम ऐसे तो लिख पा रहे हैं भाई y अपॉन में 0 और z अपॉन में 0, हमें सिर्फ इतना ही पता है। और अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता y नोट और z नोट क्या हो सकते हैं। तो आप यहाँ आकर देखोगे तो दोनों के नीचे 0, ये खत्म ऑप्शन, ये ऑप्शन खत्म, पर यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। देखो इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है, तो अब कौन सा होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पासिंग पॉइंट 0 0 0 है, माने कि x माइनस 0 अपॉन में 1, y माइनस 0 अपॉन में है 0 और z माइनस 0 अपॉन में 0, ये दे रखा है। यहाँ है 1 1 1, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, दोनों ही सही लग रहे हैं। क्योंकि जब तक ये यहाँ नहीं बोलता पासिंग पॉइंट के बारे में, हम कैसे मान ले कौन सा है। पर इसने बाय डिफॉल्ट 0 को माना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, आप क्या देखोगे 3D के अंदर, तो वो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। ओरिजिन मानते हैं हम, ओरिजिन हमारा क्या है 0 0 0, तो ओरिजिन के क्या होता है, अबाउट सिमेट्रिकल होती है हर चीज़। तो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ मान लिया कि 0 ओरिजिन है, पर वैसे गलत ये भी नहीं है बच्चों, क्योंकि पासिंग पॉइंट है ना, तो 1 1 1 पे मान लो ये है आपके पास, 0 पे सिमेट्रिकल होनी थी, वो यहाँ पर कहीं 1 1 1 मिलेगा, उसके सिमेट्रिकल नहीं होगी क्या, होगी ना, क्योंकि 1 का डिस्टेंस उसने क्या करा, कवर अप कर लिया, और उसके बाद जाके क्या वो सिमेट्रिकल। कोई बॉल उठा लो आप सिमेट्रिकल, उसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, वो सिमेट्रिकल ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से दोनों सही होने चाहिए थे, पर इसने 0 0 0 मान के इसको सही किया है, ठीक है। समझ में आया कि पूछना क्या चाहता था और कैसे आंसर तक पहुंचना है आपको, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है भाई, और ये है 3D का सबसे लंबा क्वेश्चन। मुश्किल मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला सभी को याद होता है, मतलब मुझे याद है ना इसका फॉर्मूला, तो सभी बच्चों को याद रहता ही है। वो क्या होता है भाई, A2 माइनस A1 इंटू में B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। इनके ऊपर वेक्टर लगे हुए हैं, सजाने के लिए नहीं होते, ये होते हैं सच में। इसका मैग्नीट्यूड माने नेगेटिव आ जाए, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है, तो इनकेस नेगेटिव आता है तो मोड़ लगा के पॉजिटिव कर देना, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आपको ये सब निकालना है, और आप कहोगे हमें नहीं पता कहाँ पर A1 है, A2 है, B1 है, B2 नहीं पता है ना, याद करा देते हैं, कोई बात नहीं अगर भूल गए हैं तो आप सब। देखो भाई, क्या ये नज़र आ रही है इक्वेशन, एक बार तो मैं इसी को लिख देती हूँ भाई, x माइनस 3 अपॉन 3, वाई माइनस 8 अपॉन माइनस 1, z माइनस 3 अपॉन 1, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी x माइनस 3 अपॉन माइनस 3, वाई प्लस 7 अपॉन में 2 और z माइनस 6 अपॉन में 4। ध्यान से देखो, A2 A1 B1 B2, ये तीनों है B1, ठीक है, ये तीनों है B2, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट बनाते हैं A1, ये वाला कोऑर्डिनेट ये और ये बनाते हैं A2। माने कि ये पासिंग पॉइंट है, ये वो है जिसके पैरेलल हमारी लाइन, ये वो डायरेक्शन रेशियो है जिनके पैरेलल हमारी लाइन चल रही है। और हर पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता होता उसमें, जितनी भी पैरेलल लाइन लेनी है आपने, सबके डायरेक्शन रेशियो सेम मिलेंगे, बस पासिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं उनके। इतना क्लियर हो गया। अब ये सब को लिखो और शुरू करो क्वेश्चन को सोल्व करना। किसी को नहीं देखना है अभी, याद है कैलकुलेशन नहीं करनी तो वो स्किप कर लेना वीडियो को, पर मैं करा देती हूँ जितना मेरे, जहाँ तक मेरे से गलत नहीं होता है। देखो अब आपके पास मैं A1 लिख देती हूँ, ये देखो 3 8 और 3 हो गया।
ठीक है। A2 लिखो यहाँ से, ये बनेगा 3 माइनस 7 बनेगा बच्चों, और ये बनेगा 6। अब माइनस का होके देखो y प्लस 7 लिखा है, इसको ऐसे लिखा जाएगा y माइनस माइनस 7 है, यहाँ तो माइनस ही होता है, फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब b1 तो साफ नजर आ रहा है, 3 माइनस 1 1, और b2 नजर आ रहा है -3 2 4। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना लो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेके फिर इसके साथ डॉट ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं एक बार b1 क्रॉस b2 निकाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कैसे निकलेगा भाई, इसीलिए लेंथी कहती हूँ मैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस और डॉट सारे ही करने पड़ जाते हैं हमें। b1 ले लो भाई, 3 माइनस 1 1 -3 2 4। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, आयोटा नहीं है ये, माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस जे, ये गया 12 प्लस 3 और प्लस में के 6 -3। ये आपके पास बन रहा है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं हम माइनस के 6 आई प्लस माइनस के 15 जे और प्लस के 3 के, ये आ गया। अब इसको मिटाना क्या है, इसको देखो, इसका अगर मेरे को डॉट प्रोडक्ट लेना हो किसके साथ, तो A2 माइनस A1 करोगे, कितना आएगा, 3 में से 3 गया 0 है, 3 में से 3 गया 0। ठीक है भाई, आसान ही होएगा, छोड़ो मैं यहाँ लिखती नहीं ना इसको, ये मिटाई दो सारा। ठीक है, चलो अब देखो आप क्या करो, आपको A2 माइनस A1 और फाइंड आउट कर लो, 0 आई और A2 में से A1 माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस के 7 माइनस के 8 तो माइनस के 15 जे, और इसमें से गया तो प्लस के 3 के, ये बन गया। अब इसका लेना आपने डॉट प्रोडक्ट विद ये रहा b1 क्रॉस b2 के साथ, तो लिख लो भाई, मैं अब लिख रही हूँ A2 माइनस A1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, बनने वाला 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 खत्म, 15 की और 15 की करोगे, उधर माइनस है इधर माइनस है, तो 2 2 5 आ गया, प्लस में 3 3 9 आ गया। ये हो गया भाई। इनको जोड़ना कितना बनता है, 234 बन रहा है। ठीक है, भगवान बस इसमें ना गलती करा देना। अभी देखो इसका मैग्नीट्यूड लेना आपने, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, 36 प्लस में 225 प्लस में 9 अंडर द रूट, तो ये बनेगा, देखो इसके अंदर मैंने 36 और ऐड करना है, तो 6 10 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये होगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का। अब आपके पास सब कुछ आ गया, आपने कैलकुलेशन करनी है, अब मैं इसको मिटा सकती हूँ। ठीक है, और अभी भी गलत हो गया ना, फिर मैं आपके हवाले कर दूंगी, आप लोग संभाल लेना इसको, पर होना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ये याद है ये दोनों ऐसे ही नंबर आए थे। अब क्या करना है, 234 अपॉन में ये देखो अंडर द रूट है, मैग्नीट्यूड लिया है ना हमने, तो इसको सोल्व करना, 3 दिया 9 दिया 27 होते हैं ना, तो 3 अंडर द रूट 30 आ गया, 3 अंडर द रूट 30। तो इसको रैशनलाइज करोगे, ऑप्शंस देखो 30 आपको नजर आ रहा है ना, सब में नजर आ रहा है, तो माने ये ऐसे होने वाला है, तो नीचे वाला आपके पास बन जाएगा बच्चों कंप्लीट 30। ठीक है, तो 3 इंटू 30। अब इसको कैंसिल आउट कर लो जितना भी ये होता है, तो ये पूरा ही होने वाला है। 3 पे जाएंगे तो 3 7 21 2 3 18 24, 3 पे 10, 3 पे 3 दूनी 6 3 6 18, 2 पे 5 और 13। ठीक है, तो 13/5 और अंडर द रूट 30, यही आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, एक माइनस ना ऐसी तैसी कर देता है क्वेश्चन की, तो अब मैंने स्लो कर लिया तो हो गया, थोड़ा फास्ट कर देती तो मैं ही गलती कर देती, पर आप लोग संभाल के करना, और अगर नहीं करने का मूड है ना इसको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करना छोड़ के जाओ और इनकी जगह पे जनरल पार्ट पे मेहनत करो, क्योंकि वहाँ ना आप देखो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के 20 नंबर छोड़ दो, 20 की हिंदी 20 की इंग्लिश और 20 की रीजनिंग, 20 का स्टैटिकल है, मैथमेटिकल स्टैटिकल्स है जो डाटा इंटरप्रिटेशन, उनमें से ना आप 70 नंबर बना सकते हो, 70 नहीं तो 60 बनाने की कोशिश करो, उन पे ज़्यादा मेहनत करो, वो जल्दी नंबर देते हैं, ये बहुत कम नंबर देते हैं, ये लूटते हैं हमारे नंबर्स को। ठीक है, आ जाओ भाई, एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन। ठीक है, देखो जब भी आप एंगल्स निकालते हो या तो आपका साइन थीटा में आता है या तो आपका कोस थीटा में आता है, क्रॉस करते हो तो साइन आ जाता है, डॉट करते हो तो कोस आ जाता है, ये एक अकेला होता है बच्चों। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है जनरल इक्वेशन, सी जेड प्लस में डी इक्वल टू 0,
यहाँ से डायरेक्शन रेशियो हमारे बनते हैं ए बी सी, ठीक है, इसको ना हम आर बोलते हैं, जैसे आर डॉट एन कैप इक्वल टू 1 ऐसे करके बनाते हैं ना इसकी इक्वेशन को। ये होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो लाइन के दे रखे हैं, तो इनके क्या नाम रखने हो गया, इसको बी बोल लो, बी वेक्टर। तो आपका जो कोस थीटा निकलने वाला है वो कैसा निकलेगा, देखो आर डॉट बी अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये निकलता है, और ये कोस नहीं होता, देखो डॉट लिखा है ना तो मेरे जैसे कोस लगाओगे आप पहले, पर याद रख लेना जब भी एक प्लेन और एक लाइन की बात आएगी तो वो साइन थीटा एंगल बनाएंगे, कोस थीटा नहीं बनाएंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन सा टाइप नजर आता है पर नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये साइन थीटा बनता है आपका और अलग है, इसलिए ये याद रहना आसान है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये याद नहीं रहेगा, खिचड़ी थोड़ी ना बनाएगा ये दिमाग के अंदर आपको अलग से दिखेगा। डॉट आ रहा है, कब कब आएगा सिर्फ डॉट, एक ही केस है पूरा 3D के अंदर कि जब एक प्लेन एक लाइन के साथ इक्वेशन बनाएगा तो वो साइन थीटा बनाएगा, अदरवाइज दो लाइन के बीच में साइन थीटा भी निकलता है, कोस थीटा भी निकलता है, पर डॉट में कोस होता है, क्रॉस में साइन होता है, या अकेला डॉट है जिसमें साइन थीटा निकलता है। चलो भाई रख दो वैल्यू, सब तो है आपके पास। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू है 1 2 एंड -3, यही है, ये आपको दे रखे 2 3 और 1 है, और डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना 1 आएगा। ध्यान से देखो ये यूनिट वेक्टर नजर आ रहा है नजर क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइडेड होता है। करो भाई, एंगल ही बताना है ना। हाँ आर कितना है, ये रहा आर का, उसके साथ करोगे तो 2 प्लस में 6 माइनस के 3 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 अंडर द रूट, और इसका करोगे तो 1 आएगा, लिखो ही मत, छोड़ दो। साइन थीटा ये कितना बन रहा है 3 5 और नीचे 14 अंडर द रूट। अरे हाँ 1 मिनट रुको, अब हो जाता है ना। देखो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसके नीचे 14 है ना जो अंडर द रूट में, वो भी लिखा जाएगा। तो उसको ऐसे लिखोगे 1 इंटू 2 क्या, तो 2/14 अंडर द रूट प्लस में 6 अपॉन अंडर द रूट 14 माइनस के 3 अपॉन में अंडर द रूट 14, और डिवाइड में अंडर द रूट 14 आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और इनटू में है इसका मैग्नीट्यूड 1 करोगे। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 1 का 10, 4 14 हो गए। तो अब आपने लिखना है, देखो ये वाला 14 ना, इसके साथ इनका एलसीएम ले लोगे तो नीचे बन जाएगा कंप्लीट 14, ऊपर बन रहा है वही 5 बन रहा है ना, अभी तो निकाला था, ये बन गया। साइन को उधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा ना, ये थीटा है और साइन इधर चला गया, हो गया। समझ आया कि नहीं आया? आपको जो ध्यान रखने की बात है ना वो सिर्फ एक ही है, कौन से वाली है बच्चों, ये वाली है, ध्यान ये रखना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखो, और ये ना ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आधे घंटे में करा है, ठीक है, और मैं आपको कराने वाली हूँ ये, और आप समझ लो, ठीक है। याद अगर रह जाता है तो ठीक है, वरना छोड़ भी सकते हो उसको। पूरी सलाह है मेरी कि छोड़ के जाना। जब मैं ऑफलाइन आधे घंटे घर बैठ के आधे घंटे में कर रही हूँ तो आप लोग कितनी देर में करोगे पेपर में, है तो हम सारे एक ही लेवल पे से उठे। देखो एक प्लेन पास करता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब प्लेन का पासिंग पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन किस टाइप की होगी, एक्स बाई में ए तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पर, क्योंकि वो इंटरसेप्ट्स होते हैं ना। मान लो इस प्लेन के इंटरसेप्ट हैं कौन से, एक्स ए वाई बी जेड सी, ये मैंने मान ली इसकी इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन किस टाइप की होगी, एक्स अपॉन में एक्स ए, वाई अपॉन में वाई बी प्लस में जेड अपॉन में जेड सी टाइप की होगी 1। ये पॉइंट पास कर रहा है तो कैसे लिखोगे भाई, ए अपॉन में एक्स ए प्लस में वाई अपॉन में वाई बी प्लस में जेड अपॉन में जेड सी। अरे नहीं 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 नहीं, पासिंग पॉइंट कौन सा है, ए बी सी है ना पासिंग पॉइंट, ये यहाँ रखना है। तो वाई की जगह पे बी आ गया ना, और जेड की जगह पे आ गया सी अपॉन में जेड सी और वाई बी। ये इंटरसेप्ट है और वो पासिंग पॉइंट है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखो बच्चों। प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है, अगर ये कुछ भी ना दे रखा हो ना तो आप ऐसे लिखते हो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इंटू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जल्दबाजी में कोई और आंसर मत लगा के आ जाना, इसका ये रहा, ये इसकी सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है। यहाँ पर क्या होता है, ए बी सी ना इसके इंटरसेप्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर जेड था, सी हो गया, और ये प्लेन ऐसे कुछ करके जा रहा था, ये ऐसे ऐसे तो दिख रहा है ट्रायंगल बन रहा है, पर ये ऐसे करके प्लेन जाएगा 3D में,
ठीक है, ये तो 2D में है ना, तो 3D में ये प्लेन पास कर रहा होता है तीनों के इंटरसेप्ट में से। तो अब आपने क्या करना है, ये तो इंटरसेप्ट है, एक्स वाई हम जर्नल पॉइंट मानते हैं क्योंकि वेरिएबल है ना, हमें नहीं पता। अब जो भी इसके पासिंग पॉइंट रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हमने मानने हैं इसके, क्योंकि इसने पासिंग पॉइंट दे रखा है, सिर्फ एक पासिंग पॉइंट, ठीक है। और ये देखो एक पासिंग पॉइंट दे के हमें और पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है हमसे पेपर वाला। देखो ध्यान से, अब इसने कहा देन कट करता है वो एबीसी को, करता ही ऑफ कोर्स, हमें पता चल गया ये एबीसी वो 3 पॉइंट है। कौन से 3 पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट वाले। तो हमारे पास ना ए पॉइंट हो जाएगा कौन सा भाई, एक्स ए 0 0, बी पॉइंट कौन सा हो जाएगा 0, वाई बी और सी 0, और सी पॉइंट हो जाएगा भी 0 0 और जेड सी। आप ये क्वेश्चन करने के बाद भी बोलोगे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया। इसने कहा लोकस बताओ सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसको ना कुछ बच्चे लूकस पढ़ते हैं, लोकस होता है ये, इसको लूकस पढ़ना बंद करो, ठीक है। लोकस ऑफ सेंटर बताना है इस स्फीयर का, इस जो स्फीयर बन रहा है आपका ओ ए बी सी। अब आपको ध्यान में आ रहा है भाई 3 पॉइंट तो ये है और एक ओ दे रखा है, बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल है, ओरिजिनल कह रही हूँ ओरिजन है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0 0 हो गए। तो स्फीयर की इक्वेशन लिखो। अब स्फीयर की इक्वेशन कैसे लिखे भाई, कुछ भी तो नहीं दिया है इसने, मान लो क्या मान ले भाई, पी क्यू आर, पूरा बड़े बड़े मानो, पी क्यू आर ये है उसका सेंटर, ठीक है, और आर है उसकी रेडियस, मान लिया। अब इक्वेशन लिखोगे तो x माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस z माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये लिखी गई भाई। अब आपको क्या क्या पता है इस स्फीयर के बारे में, हमें सिर्फ एक बात पता है कि ये ओरिजिन से पास होता है और इन तीनों पॉइंटों से पास होता है। तो सारों को इसके बीच में रख दो, इसके ऊपर रख दो सबको। तो भाई ओरिजिन से पास होता है तो 0 0 0 रखें, क्या बन गया 0 0 रखा तो ओरिजिन देखो कहाँ आएगा, ये जाएगा। अब पी क्यू आर को 0 मत करना, वो इसका रेडियस है, वो सेंटर है वो इसका, ठीक है, सेंटर है, उसको 0 नहीं करोगे तो क्या करोगे, x को 0 रखोगे तो पी स्क्वायर क्या स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। ये तो चमत्कार हो गया, इज इट चमत्कार, नहीं। ये क्या थे देखो एक्स वाई जेड, जो उसके पासिंग पॉइंट पता है ना हमें, पासिंग पॉइंट ओ है, तो हम एक्स वाई जेड की जगह पे 0 0 रखेंगे, पी क्यू आर को एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि वो सेंटर है, सेंटर थोड़ा ना बदलने वाला है। उसके बाद हमें पता है भाई ए पॉइंट भी है इसका जिसमें से पास होता है, वो कौन सा है एक्स से 0 0, तो रखो यहाँ पर। तो आप रखोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, एक्स ए माइनस पी का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर रखोगे क्या क्या, y की जगह पे 0 तो क्या स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि z भी 0 रखा जाएगा और आर स्क्वायर, ठीक है। b रखोगे 0 y b 0 और c रखोगे भाई 0 0 z c। इसलिए भी समझ ला करो कुछ क्वेश्चन को, क्योंकि आगे टीचर ही बनना है, फिर बच्चे मिलेंगे उनको ही पढ़ाना है, तो याद भी तो रहना चाहिए ना। अब रखो भाई, इसको कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। देखो भाई ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू वाई बी माइनस क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अब इसमें रखोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में जेड सी माइनस में आर स्क्वायर। देखो कितना केयरफुली लिखना पड़ रहा है, मतलब समझ सकते हो आप इस चीज़ के दर्द को। देखो अब आप इसको सोल्व कर लो, किसी एक को सोल्व कर लो, मैं पहले वाली को कर रही हूँ भाई। वो क्या है, एक्स ए का स्क्वायर बनेगा, पी स्क्वायर बनेगा, और एक यहाँ पर लिख देती हूँ 2xa बनेगा, यहाँ पर है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें पता ऑलरेडी ये चीज़ आर स्क्वायर के इक्वल है, तो इससे ये खत्म हो गया, उधर क्या बचा 0। अब यहाँ से आपने क्या देखा भाई 2xa आपका किसके इक्वल आ रहा है, एक्स ए के होल स्क्वायर के इक्वल, और माइनस क्या आ रहा है, माइनस के इक्वल आ रहा है ना, नहीं, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा फिर, क्योंकि माइनस देखो बीच में माइनस है, उधर माइनस आएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स ए से एक्स से कैंसिल कर दो, तो एक एक्स ए की वैल्यू आ गई 2p, ठीक है भाई, एक्स ए की वैल्यू आ गई 2p। क्यों चाहिए हमें एक्स ए की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ रखनी है। तो जब पहली इक्वेशन से आपको पता चल रहा है इस वाली से कि आपकी एक्स ए की वैल्यू आ रही है 2p, तो
आपको ना बाकी की इक्वेशन क्या बता देंगी, ये बताएगी आपको कि वाई बी की वैल्यू आएगी 2Q और जेड सी की वैल्यू आएगी 2R। ठीक है, अब इन तीनों को उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि ये प्लेन जो है नहीं, प्लेन के पासिंग पॉइंट और इसके पासिंग पॉइंट सेम है, मतलब ये इसके बीच में से काट के जा रहा होगा प्लेन, तभी रख सकते हैं। रख दो भाई, इसके अंदर रख दो, मैं इधर वाला सामान मिटा दूं सारा। ठीक है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आया करके, पर फिर लगा कि वक्त भी तो देखना है ना, वहाँ पे मजे मजे थोड़ा ना देखने पेपर में बैठ के। अगर वक्त ही नहीं बचा तो फिर मजे किस चीज़ के करेंगे, नौकरी मिल गई तो कर लेंगे, तो इसलिए इसको छोड़ना प्रेफर करना आप। ठीक है, और अगर ये याद रह जाए भी, ऐसा क्वेश्चन करा था तो मजे ही हो जाएंगे, करना भी नहीं पड़ेगा और सोल्व भी कर देंगे। इसके अंदर रखो भाई, इक्वल टू 1 चल रहा है ये, तो a अपॉन में 2p प्लस b अपॉन में 2q प्लस c अपॉन में 2r इक्वल टू 1 आ गया। अब आप 2 को उधर भेज दो। ठीक है, b अपॉन में q प्लस में c अपॉन में r इक्वल टू आ गया 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपके दिमाग की बत्ती घूमी, क्या घूमी कि ये तो ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा मैडम, गलत है। ये गलत नहीं है, अब लॉजिक समझो इसका क्या है। अगर सब मिटा दो, आंसर आ गया, पहले तो ऑप्शन काट लो, ऊपर ए बी सी है तो ऊपर ए बी सी इसमें नहीं है, कट गया, ऊपर ए बी सी इसमें नहीं है, कट गया। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, नीचे पी क्यू आर क्या था, पी क्यू आर था जो स्फीयर था, उसका सेंटर मैंने माना था। क्या माना था मैंने? सेंटर किसका? स्फीयर का। और ये क्यों माना था पी क्यू आर? सिर्फ इसीलिए माना था कि आपको बता सकूं कि नीचे स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं आना है, तो वो पी क्यू आर मानो एक्स वाई जेड। इसने देखो, इसने माने हुए एक्स वाई जेड, कहीं लिखा था इसने कि एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट? नहीं ना, तो हमारे बाप का राजा है, हम यही मानेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब पी क्यू आर पर ये कह रहा है अब ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो क्योंकि ये जनरल थिंग होती है भाई, अगर आपको कुछ मानना है तो आप एक्स वाई जेड मानोगे। ठीक है, अगर आपको सिमेट्रिकल फाइंड आउट करना है तो जैसे इसका अंडरस्टूड है ना, बाय डिफॉल्ट भाई मैंने 0 0 0 ले लिया था ना उस क्वेश्चन में, पासिंग पॉइंट 0 0 0 मान दिया, हो गया इसका नाम आंसर। तो इसमें भी इसने बोल दिया कि ये आपका आंसर हो गया भाई, ए बी सी ऊपर आना चाहिए, वो हमारा आ गया, इक्वल टू 2 आ गया। तो हम ना सिर्फ ये चीज़ देख के आंसर लगा के आएंगे, तभी हमारा सही होएगा। और देखो, अब आप कहोगे ये भी तो सही हो सकता था, पर इधर 1 है बच्चों, हमारे पास 2 आया है ना, तो हम ना सिर्फ इस चीज़ को देख के भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसने नहीं माना हुआ, हमने अपनी मर्जी का मान लिया तो अलग नजर आ रहा है। एक्स वाई जेड मान लेते, ऑलरेडी इतने एक्स थे भाई क्वेश्चन में, इसलिए एक्स मानने का मन नहीं कर रहा था। कंफ्यूज मैं क्या ना, आधा घंटा लगे, 10-15 मिनट वो इसी चीज़ के लगे हैं, एक्स में से एक्स कंफ्यूज कर दिया, कौन सा एक्स था, पी क्यू आर मानना। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, मतलब याद ही रहेगा क्वेश्चन, कुछ चीज़ें नहीं होती है याद रहती, याद रहेगा ये मुझे। अब देखो, आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर बतानी है टू जॉइन दिस एज अ डायमीटर। डायमीटर दे रखा है, आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है, कैसे 2 पॉइंट दे रखे हो तो सर्कल की इक्वेशन ना कैसे बनती है वो, x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 y माइनस y2, ये होती है। स्फीयर में जाओगे तो z कोऑर्डिनेट आ गया भाई, जिंदाबाद बोलो इसको, और z2 इक्वल टू क्या होता है, 0 ही होता है ना, और कुछ थोड़ा ना होता है, 0 होता है। रख दो सब कुछ इसके अंदर, फिर बोलो जय बजरंग बली कर दो। तो ये रहा x1 x2 x3, ये रहा नहीं, ये बच्चों x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, हो गया। रख दो भाई, x इसको माइनस करा तो -1, और x वो -1 है तो ये +1 बन गया, y -1 y +1 हो जाएगा, और z -1 और z +1 हो जाएगा, और इक्वल टू है 0। हो गया क्वेश्चन का आंसर, x स्क्वायर -1 प्लस y स्क्वायर -1 प्लस z स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। 1 1 1 को जोड़ के उधर भेज दो, तो मैं लिख रही हूँ, तब तक आप आंसर मैच करा लो, 3 आ गया आंसर। ठीक है, इसके अंदर आपको जो याद रखना है दैट इज ये इक्वेशन, क्योंकि इसी के बेसिस पे होना है। पासिंग पॉइंट तो चेंज हो जाएंगे, डायमीटर के पॉइंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक आदमी है, ट्रैवल करता भी 12 घंटे और
इतनी स्पीड से 10 घंटे ट्रैवल करता है स्पीड से, एवरेज बताओ। सारों को जोड़ के सारा टाइम जोड़ दो, सारी डिस्टेंस जोड़ दो, सारी स्पीड जोड़ दो, आ जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछे ना तो टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम कर दो, निकालो। 12 घंटे हैं, हावर्स है। देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे भाई, एस टी कर दो। तो डिस्टेंस निकालना, देखो D1 कितनी आ जाएगी, इन दोनों की करोगे 12 चौके 48, 12 घंटे एस टी, यही करना है। D2 कितना हो जाएगा, स्पीड, मतलब दो दो डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस जोड़ दो, चाहे 4 बार बोल देता। तो देखो टोटल स्पीड निकालनी है ना, एवरेज, तो टोटल D1 प्लस D2 प्लस D3, जितनी जितनी बार आ रहा है फोन में, टोटल टाइम कर दो, जितना टाइम लग रहा है, एवरेज आ जाएगा। वो कितनी होने वाली है, मल्टीप्लाई करना 50 हो गया, तो D1 प्लस D2 कितना हो गया, 4 5 9 8, डिवाइड में टोटल टाइम कितना है, ये 12 घंटे हैं, वो 10 घंटे है, और ये घंटे में दे रखा है तो घंटे में ही रहने दो, तो 22 हो गया। 22 से डिवाइड कर दो, 11 से भाग करना भाई, 49, 4 पे क्या 40, फिर से 5 बच रहा है, 0 करेंगे तो भी 44 ही जाएगा। ठीक है, 44, और 6 पे जाएगा तो 11 पंजे 55 जाएगा, और ये चलता जा रहा है आगे, और ये रहा हमारा आंसर। हमारा तुम्हारा क्या, ये तो 18 वालों का था, और वो ले गए नौकरी जिनका आंसर आया। हमारा तो अब आएगा, ये तो हमारा नहीं है ना। ठीक है, ये इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, रुको मैं उठा लूँ, मेरे औजार उठा लूँ पहले, क्योंकि बिना औजार के तो ये मैं भी नहीं बता पाऊंगी आपको। ठीक है, देखो पढ़ ली होगी आपने स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखे नंबर, ये देखे उनकी फ्रीक्वेंसी, अर्थमेटिक मीन बताना है। अर्थमेटिक मीन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। कैसे होती है भाई, मीन कैसे आता है, फ्रीक्वेंसी वाले में एफ आई एक्स आई अपोन में एफ आई होता है, जोड़ दो आंसर आ जाएगा। और ये दे रखा है कुछ, और ये ऐसा खराब क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊं, मैंने इस क्वेश्चन को ना राउंड फिगर कर लिया, मुझे लगा हो जाता होगा भाई, अपन मैथ वाले हैं, थोड़ा कैलकुलेशन से भागते हैं, कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को 4.8 लेके कर दिया, भाई साहब आंसर नहीं मिला है। ठीक है, दोबारा मैंने पूरी रखी, मैं कैसे कैसे हो गया आंसर नहीं मिला, फिर ना, क्योंकि हो भी सकता है भाई, क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर नहीं मिल रहे, आगे भी आएगा एक दो, कंसेप्ट वही जो बुक में है, क्योंकि अलग से तो लंदन से तो लंदन भी छोड़ो, वहाँ पे भी तो बुक ही लगती है, आसमान से तो उतरा नहीं है क्वेश्चन, बुक वाले कंसेप्ट लगने, बुक वाले कंसेप्ट लगा रहे, आंसर नहीं आ रहा। बताओ कहाँ गड़बड़ है, या तो टाइपिंग मिस्टेक है, या तो फिर ये वो क्वेश्चन है जो इग्नोर हो चुका है जनता से भी और सरकार से भी। ठीक है, ये करके करा मैंने, आंसर नहीं मिला, फिर मैंने पूरा लिखा ये 7 6, तब जाके मेरा 5 आंसर आया, याद भी है मेरे को इसका 5 आंसर है। देखो मैं सब कुछ लिख दे रही हूँ बोर्ड पे और मिलाते रहना। देखो एक्स था आपके पास, एफ आई है आपके पास, और एफ आई एक्स आई है आपके पास। ठीक है, लिख रही हूँ मैं, देख देख के लिख रही हूँ, आप लोग भी देख देख के लिख लेना। देख लो इसमें से तो दिखेगा नहीं आपको, ऐसे करके दिखाऊंगी तो कैमरा के पास लाके नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर मैं लिख देती हूँ, आप देखते रहना। 3.2, 5.8, 7.9 एंड 4.5 है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x प्लस 2 है, x माइनस 3 दे रखा है, और x प्लस 6 है। अपने एफ आई एक्स आई करोगे, देखो पैटर्न बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके पर कैलकुलेशन देख लो, जानलेवा कैलकुलेशन है इसकी। 3.2x, 5.8x प्लस में 11.6 लिख भी इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने किसी ने भी करके नहीं देखनी है, आप लोग ये तो भरोसा करके छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम देख लोगे मैडम ने कर दी, छोड़ना यार, करना तो है नहीं, पेपर में छोड़ के ही आना है, पर अगर किसी का दिल करे तो मारना मत था इसमें। ठीक है, तो इतना बुरा भी नहीं है, बस मन नहीं करता इसको देखने का। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 5, इसको जोड़ोगे तो 21.4x प्लस में 14.9। ठीक है, और अब शुरू होने वाली है वो जंग जो हमें लड़नी है। एफ आई एक्स आई जोड़ लिया हमने, इसके डिवाइड में ये करो, देखो 21.4x प्लस में 4.9 अपोन में 4x प्लस 5 और इज इक्वल टू ये रहा 4.876। इस चीज को अंडर एस्टिमेट मत कर देना,
और बिना कैलकुलेटर ये कोई नहीं कर पाएगा पेपर में, मैं लिख के दे रही हूँ, ले लो मेरे से, कोई नहीं कर पाएगा इसको। तो हमने क्या करना है, कि मैंने करके देखा, मैंने चल हो जाता है, 4.8 करके देखा, मतलब आसपास नहीं आ रहा है किसी के। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करी इसके साथ तो कितनी आई, 19.504x प्लस 2438 इज इक्वल टू 21.4x प्लस में 14.9। ये देखो ये 504 भी पूरा लेना है, कहीं इसको भी राउंड फिगर कर दो, ये नाराज हो जाएगा क्वेश्चन। 1.896x इक्वल टू -9.48 और x की वैल्यू यहाँ से एग्जैक्ट 5 आएगी। इतनी बड़ी रकम देख के एक बार तो ऐसा लगता है कि पॉइंटों में ही आंसर आएगा, पर यहाँ देख के ना मोरल डाउन हो जाता है। यहाँ तक आते आते मैं कि यार इतने पॉइंट आ रहे हैं तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, पॉइंट आंसर देखो कितने प्यारे हैं, है ना। ऐसा लगता है कुछ तो गलत चल रहा है, भागने का मन करता है, पर नहीं, ये पूरा डिवाइड होगा इससे ये। ठीक है, करके देखना, चमत्कारिक क्वेश्चन है, मजे लेने के लिए कर लेना, क्योंकि जब तक ना किसी चीज़ को मजे लेके नहीं करोगे ना, नहीं आएगी। मजे नहीं, पता है करना तो है ही, जिंदगी तो जीनी है ही है, और मजे लेके जी लो। रो धो के भी वैसी कटनी है, हंस के भी वैसी कटनी है, पेपर तो पास करने हैं ही, मैथ तो पढ़ाना है ही, पढ़ना भी है पढ़ाना भी है, थोड़ा मजे लेके पढ़ लेना। और ये ना पढ़ लेना, अगर कुछ नहीं करा सिर्फ मजे लिए तो फिर जिंदगी हमारे लेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आधे में जाके लगता है आंसर आ गया है, पर आंसर बाकी होता है। वेट ऑफ 41 साल के वो ले रखे हैं, मैंस आदमी ले रखे हैं, उनके वजन इतने इतने हैं, एक तो 236 किलो का है, पौंड का। ठीक है, इसने पूछा इफ द वेट ऑफ हैवीएस्ट मैन इज ओमिटेड, अगर सबसे भारी आदमी को इग्नोर कर दिया जाए, ओमिट कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है, तो रेंज परसेंटेज चेंज इन रेंज। देखो रेंज क्या होती है, रेंज आपको पता है ना, हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर दो। ठीक है, मेरे को ये हाथ में लेके भी लगता है गिर ना जाए मेरे से। ठीक है, देखो अब ये देखो ध्यान से, हैवीएस्ट कितना है, ये वाला हैवीएस्ट है ना, तो आप रेंज निकालोगे, रेंज 1 निकाल लो। ठीक है, 236 माइनस में सबसे कम है 148। ठीक है, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया, 88 आ गया, 236 हाँ 88। रेंज 2 निकालोगे, कब निकालोगे रेंज 2, जब आप हैवीएस्ट मैन को निकाल दोगे, तो ये बच गया, आप देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये ऐसा भी नहीं है कि इंक्रीजिंग डिक्रीज मतलब रैंडम लिखे हुए हैं। तो 195 माइनस में 148 करोगे तो ये बन जाएगी आपकी 47। और जब ना लगा पड़ा दिखता है ना ये ग्रीन स्टिक, तो ऐसा लगता है पहुंच गए आंसर पे, नहीं पहुंचे हैं अभी तक। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, तो R1 माइनस R2 अपॉन में R1 इंटू में 100, ये होता है फॉर्मूला। तो उसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 41 अपॉन में टोटल कितनी है 88 इंटू में 100, और ये बनेगा 4.465 ना, मैं देख के लिख रही हूँ, किसी को एतराज होए तो होए भाई। ठीक है, होए तो होए, घंटे लगा लेंगे ये कैलकुलेशन अपने से। तो ये बन गया अप्रोक्स 47। और मेरे इतने दिल पे लगी है ना ये बात, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जब इसकी दी हुई स्टेटमेंट को हमने पूरा पॉइंटों में नहीं लिखा तो इसने आंसर चेंज कर दिया। ठीक है, और जब इसमें हमारा पॉइंटों में आंसर आ रहा है तो इसने राउंड फिगर कर दिया। क्यों ऐसा अत्याचार, क्यों? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। मेन फोकस किस पे करना है बच्चों, कंसेप्ट पे। नेक्स्ट देखो, और बच्चों बच्चों आता है भाई मेरे मुंह से, कोई नाराज मत होना कि मैडम बच्चों बच्चों बोलती रहती है। हाँ भाई देखो, यहाँ मीन डेविएशन निकालना है, जहाँ भी मीन डेविएशन मीडियन डेविएशन आ जाए ना, भाग जाना बस उसको, अटेम्प्ट, कोशिश भी दिल में ख्याल भी मत लाना मैंने इसको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको नजर आ रहा हो ना, ये कौन सा, ये तो आसान वाला ही है, मुश्किल वाला नहीं है। मुझे पता है ये वो एक और आसान क्वेश्चन आना है, खतरनाक था, मेरे को लगा ये वो वाला आ गया। देखो ध्यान से, इसने कहा है डेविएशन, पहले इसका मीडियन से डेविएशन निकाले ना, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो फिर मीडियन निकालना। तो 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 15 15 15 19 19 के बाद 49 है, फिर 53 है, फिर 62 है, फिर 77 है, और फिर 95 है। ठीक है, मीडियन निकाल लो, जोड़ के देखो 10 है ये टोटल, 10 वो दे रखी है, तो मीडियन कैसे आते हैं, बीच वाले 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो जब जोड़ा तो आपने 8 5 6
बाय में 2 कितना आ गया 34। तो आपका मीडियन आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है, सरप्राइज मत होना, मीडियन आ ही गया, 34 है। इसने कहा है उस मीडियन से मीन डेविएशन निकालो। तो क्या करो, 36 में से सभी को माइनस कर दो और जोड़ दो और डिवाइड में कर दो 10, तो हमारा आ जाएगा आंसर। कैसे करेंगे, देखो ऐसे लिखना होता है बच्चों, 34 माइनस में ये ना प्लस लगता है, वैसे लिखा तो ऐसे जाता है ये 34, इसका मोड प्लस में 8 में से 34 गया, उसका मोड माने नेगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे, 15 माइनस में 34 करेंगे, उसका मोड प्लस में चलते जाएंगे। यहाँ 95 में से 34 माइनस करेंगे, उसका मोड डिवाइड में आएगा 10, क्योंकि 10 है ये। तो अब इनकी वैल्यू जोड़ के आ जाएगी, मैं लिख देती हूँ 272 अपॉन में 10 है, तो ये 27.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिले ना मिले तरीके पे ध्यान दो, ऐसे निकलेगा, ये आसान है। जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बच्चे तो फिर भी निकल जाता है। जब वो दूसरे वाले देते हैं ना रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, और रैंडम ही है वैसे तो ये भी, पर पॉइंटों में ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाती है तब दिमाग हिल जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। चलो हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको छोड़ के मत भागना, बस सब्र करना और इस क्वेश्चन को एक बार देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखोगे आप इस क्वेश्चन को, एक दे रखा है बच्चों आपको मीन, 20 आइटम है, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। और देखो इस क्वेश्चन की एक और 2 क्वेश्चन है ये ऐसे ऐसे इसके आगे है, उसके अंदर ना एक चीज़ बढ़िया दे रखी है, इन्होंने ना ऑप्शन ऐसे नहीं दिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ। आप मीन निकालो, मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुंचोगे तभी ना, तो मीन निकालते आपको आंसर मिले जा रहा है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाने की जरूरत नहीं। अगर देखो मीन सेम दे देता है ना ये, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मीन दे, और देखो यहाँ अगर हमारा आंसर इन दोनों में से आता तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाना पड़ता, पर नहीं जा रहे क्योंकि ये आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। देखो इसने कहा भाई मीन दे रखा है 20 आइटम है, जब आपने मीन निकाला उनका तो टोटल सम करके 20 से डिवाइड किया तभी मीन आया होगा। 10 दे रखा है, हमें नहीं पता ये कितना है, हो गया। is found 10 and 2 respectively. At the time of checking it was found that one item 8 was incorrect. उसके अंदर एक आइटम था जो 8 था वो इनकरेक्ट था, इसको रिप्लेस करा गया एंड करेक्ट वन दैट इज 12, जो 8 की जगह पे 12 रखना था उसको रखा गया। अब बताओ कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मीन निकाल लो। अब देखो ये क्या कहता है, अभी इसको ये हमें पता, अभी x दे रखा है, कितना हो गया 200 हो गया। उसने कहा उसमें 8 गलत था तो 8 को माइनस कर दिया, 12 को ऐड कर दिया, तो ये लो भाई 200 में से 8 माइनस कर दिया, 12 ऐड कर दिया, कितना आ गया 204 आ गया। अब मीन निकालना है तो 20 से ही तो डिवाइड करोगे, तो 20 से करोगे तो 1 0 पॉइंट में 40 बनेगा तो 80 नहीं 20 दूनी 40, ये 80 कहाँ पे बना दिया मैंने, ये हो गया आंसर। ये देखते ही आपको लग जाएगा हाँ ये आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन की एक अच्छी बात लगी मुझे कि चलो आधे में इसको सब्र है, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं भी देता तो चल रहा था ना काम, हो तो रहा था ये क्वेश्चन एक उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन। देखो मीन है वही निकालो, इसके अंदर भी वही है, ट्रिक लग रही है, एक ही निकालना पड़ेगा आपको आंसर आ जाएगा। 20 का मीन जो दे रखा है, यहाँ पर x है कुछ, हमें दे रखा 15 है। इफ एन एडिशनल ऑब्जर्वेशन 5 लेफ्ट आउट थ्रू आउट ओवरसाइट, जब हमने देखा तो 5 रह गया, फिर हमने चाहा कि 5 मिल जाए, तो उसके अंदर क्या हुआ, करेक्टेड मीन, बताओ क्या होगा भाई, 5 जो रह गया था माने 20 के ऑब्जर्वेशन है, एक और थी जो छूट गई थी उसको वापस ले आए, तो ये बन गया, देखो ध्यान से, x कितना बन गया 300। अब एक और बची है तो वो कितनी हो गई 305, सॉरी 305, और ऑब्जर्वेशन क्या हो गई भाई 20 की जगह पे 21 हो गई, वो लेफ्ट ओवर थी उसको वापस ले आए परिवार में, छोड़ नहीं सकते उसको, काम नहीं चलेगा उसके बिना हमारा, ठीक है। तो भाग दे लो भाई, बना लो डिज़ाइन जो हम 5वीं क्लास में बनाते थे। 305 है पूरा, 1 पे गया हमने 9 गया, 5 पे गया, 4 पे जाएंगे ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 5 11 बचा, 0 लगाई। 20 के बाद हम कितने पे जाना चाहते हैं, हम 5 पे जाना चाहते हैं, हम 5 पे गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से बचेगा 5, 0 लगाओगे तो 21 दूनी 42, तो फिर ये 2 पे जाएगा और यहाँ तक आते आते हमारा आंसर आ जाएगा। सहमत हैं आप इससे? सहमत हैं तो हाथ उठाएं, बोले जय हिंद।
ये मतलब ये वही क्वेश्चन है जिसका खौफ मुझे पीछे लगा था। ये डिब्बा नजर आ रहा है आपको? डिब्बा देखो, दिखा दो। पता नहीं कैमरा उल्टी साइड क्यों चलता है, देखो। हाँ, फोकस हो गया। हाँ, ये वाला है इसे। मैं करने वाली बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल भरोसा मत करना मुझ पे इस बात पे कि मैं इतना भी करूंगी आपके लिए। देखो, ये एक्स आई दे रखा है बच्चों, ये एफ आई दे रखा है। आपको निकालना क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन से मीन डेविएशन निकाला, पहले मीन निकालोगे, फिर मीन से उसको माइनस करोगे, एक्स आई में एक्स में से सारों मीन माइनस करोगे, सारे मीन्स को, फिर क्या करोगे? फिर से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से एफ आई से डिवाइड करोगे। इतना लंबा काम करना है। तरीका बता रही हूँ, अपने आप कर लेना, ठीक है? नहीं तो फिर बता देना मुझे, मैं इसकी फोटो खींच के दे दूंगी आपको। देखो ध्यान से। हाँ, इसके लिए ना आप ये देखोगे कि जो इंटरवल्स है, ये एक्स आई है, ये एफ आई है। अब इसके बीच के पॉइंट निकाल लोगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो वो ये आ जाएंगे 8.5, क्योंकि आपको एक ही लेना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे 10.5, 12.5 और ये आ जाएगा 14.5, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अब आप एफ आई एक्स आई निकालोगे। निकाल लिए आपने, वो कुछ कुछ आ गए हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है? मीन निकालना है, ठीक है? उसका नाम मैंने रख दिया एक्स बार। कैसे निकलेगा? एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई समेशन लगा देना, आगे एक्स बार। अब आप क्या निकालोगे? आप यहाँ पर निकालोगे एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है? एक्स आई मतलब इनमें से वो माइनस करते जाओगे, यहाँ पर कोई वैल्यू आएंगी, ठीक है? अब आप क्या करोगे? आप एफ आई को उन्हीं से मल्टीप्लाई भी करोगे और आप लोगे इनका मोड, क्योंकि ये कोई नेगेटिव आएगा और कोई पॉजिटिव आएगा, कोई नेगेटिव आएगा कोई पॉजिटिव आएगा। मैं उधर कोने में जाती हूँ तो दिखती नहीं हूँ ना, ये उल्टा चलता है कैमरा। हाँ, इनके मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आगे फलाना दिमकाना अल्फा बीटा गामा। और अब आपने क्या करना है? फाइनल जो आंसर आपका आने वाला वो होएगा एफ आई एक्स माइनस एक्स बार आई मोड अपॉन में समीशन जो एफ आई था। ये आपका हो गया चहेता आंसर, जो कि ये बनेगा 2.90। आपके हवाले ये वतन साथियों, ये सवाल साथियों, संभाल लेना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। कि वो करते करते आपका मूड ऐसा खराब हो जाता, मेरा खराब हो जाता, मेरा खराब हो जाता तो फिर आपका भी खराब हो जाता, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक आध क्वेश्चन में हो जाता है ऐसा, ठीक है? और मैं ऐसे बात करते करते आपको ऐसा लगेगा ये मैडम है क्या? कोई बात नहीं भाई, आपसे ही, आप जैसों में से निकल के आई और आप जैसों के साथ ही रहना है, आपको ही पढ़ाना है। और वही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा फेलियर है, मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है, पर मुझे मैथ आता है। सिलेक्शन ना होने की वजह ये नहीं है कि मैथ कमज़ोर है, मैथ बहुत अच्छा है। हिंदी भी ख़राब है, और कोई कहता है ना हिंदी ख़राब है तो इंग्लिश ख़राब होगी, इंग्लिश उससे भी ज़्यादा ख़राब है। हिंदी ख़राब, इंग्लिश ख़राब, जनरल अवेयरनेस में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, मतलब वो बिल्कुल ख़राब है। रीजनिंग कर लेते हैं जुगाड़ू सी, और बाकी सारा, बाकी तो अपना मैथ है घुमा फिरा के, इनको छोड़ दो, और यही 3 ले बैठते हैं। साइकोलॉजी अच्छी है मेरी वैसे तो, ठीक है? तो इस वजह से, और वहाँ होते तो यहाँ नहीं होते, यहाँ है इसलिए क्योंकि वहाँ नहीं है, ठीक है? तो आप में से निकल के आए हैं, और अब आपको क्या करना है? जो अपनी मेहनत है ना वो आपको, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पे इतनी मेहनत मत करो। आप एमएससी हो, अगर आप किसी बच्चे को ट्यूशन दे रहे हो या किसी प्राइवेट स्कूल में भी हो, आपको ना सिर्फ जनरल पार्ट पे फोकस करना है। सिलेक्शन वही दिलाएगा, रुकवाता भी वही है भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि दिलवाएगा भी वही। इसमें आप 50 60 70 क्वेश्चन कर लोगे, मजे ही मजे, मौजे ही मौजा कर दोगे उतने, और बिना हार्ड वर्क के भी कर दोगे उतने। पर वो पोर्शन जो मेहनत मार्क्स दिलाता है ना, सिलेक्शन लेके जाता है बच्चा, वो जर्नल पार्ट की वजह से भी है, ठीक है? तो थोड़ा फोकस मैथ वालों के लिए जर्नल है भाई। हिंदी इंग्लिश भी कमज़ोर हो जाती है, मतलब संधि समास भी नहीं आ रहे होते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, तत्सम तद्भव, उनको मतलब डिफरेंस नहीं पता होता भाई, एक संस्कृत है एक फारसी, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं वो भी नहीं याद होते मैथ वालों को। देखो भाई 12 आइटम है, 4 खराब है उसके अंदर, और हम मैथ जब भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे एलियन है, ये क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब ऐसे चलती होती है ना इंटीग्रेशन, खासकर जब चल रहा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा ये एलियन है, ये क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आना है ये। तो ऐसी कुछ ज़िंदगी होती है मैथ वालों की, और फिर मैथ्स टीचर की वही हो जाती है जिसने चूज़ ही कर लिया कि मैंने मैथ ही पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ मैथ। 3 आइटम्स आर ड्रॉन एट रैंडम,
ठीक है, वन आफ्टर अदर, 3 निकाल लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर नॉन डिफेक्टिव, माने कि इस भाग 3 उठाए, तीनों ठीक है। तो देखो टोटल कितनी है भाई 12, 4 क्या है खराब, ठीक है, 8 क्या है सही, मतलब बढ़िया चीज है वो। अब आपको क्या बता रहे हैं 3 है ये नॉन डिफेक्टिव, तो देखना टोटल प्रोबेबिलिटी 12 में से 3 उठाई और वो तीनों के सही होने की, सही कौन सी है ये रही, तो 8C3 आंसर आ गया। 8 7 6 5, एक ज्यादा लंबा नहीं हो रहा, नीचे क्या आएगा इसमें से माइनस करोगे 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होएगा, ये फैक्टोरियल है कैंसिल होएगा, सोल्व करो भाई इसको, इतना ही लंबा होगा शायद से ये, 12 11 10 9 अपॉन में 9 फैक्टोरियल इंटू में 3 दूनी 6 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। अब कैलकुलेशन हमारे हवाले, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या बच गया 8 7 56 और नीचे बच गया भाई 2 है ना, 11 दूनी, इस 2 से ऊपर भी तो कैंसिल हो रहा है ना कुछ, 2 इंटू में 110 है तो इससे ही कैंसिल हो रहा है, 2 पे नहीं ये नहीं आ रहा, 2 2 8 16 ऐसे आ रहा है, ठीक है हाँ, फिर 2 पे करा तो 5 5 और 2 पे करा तो 14 आ रहा है और ये रहा आंसर, ठीक है आसान है, मतलब सिलेक्शन ही तो करना था अपने, ठीक है सिर्फ सिलेक्शन था, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी का था, अदरवाइज इस चीज को तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी करते हैं, सिर्फ सेलेक्ट करना था, ठीक है हो गया आंसर। किसी को समझ नहीं आया हो तो बता देना भाई, बहुत आसान है वैसे तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2 इवेंट दे रखे हैं भाई, ये ना आगे वाले शुरू हो गए हैं, ठीक है कोशिश करेंगे आज इसको खत्म कर दे। ए और बी दे रखे हैं, ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है, और हमें बताना देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन में बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होती है देखो आप जानते हो ना कि पी ऑफ ए बाई बी कैसे निकलता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी निकलता है, तो ये कैसे आ जाएगा, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन में पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आ जाएगा। तो अब सारे कॉम्प्लीमेंट से निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट निकाला भाई, वो वाले कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो असल जिंदगी में दिए जाते हैं, मतलब आप कितने अच्छे हैं, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, ये वो नहीं है, ठीक है कॉम्प्लीमेंट देखो, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4, इसकी जरूरत है क्या हमें, हमें ये देख लो ना करना क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये बी का कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का इंटरसेक्शन, ये बाहर बाहर वाला बच गया, ये कैसे आ जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी करने से भी आ जाएगा। अब यूनियन निकाल लो, यूनियन कैसे निकाल लोगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस माइनस माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बन रही है ये 0.6 प्लस 0.3 माइनस 0.2 दैट इज 9 0.7 प्लस का ये माइनस इधर इक्वल है, ठीक है ये आ गया, एक में से इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया 0.3 अपॉन में नीचे क्या है बी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 0.7, ये इतना है तो 1 में से माइनस करोगे 0.7, ये बन गया 3/7, चमक रहा है, चमक रहा है, हाँ चमक रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे अब आ जाएंगे तो मजे ही हो जाएंगे, कराओगे ना क्या बोलेंगे फ्यूचर पीजीटीज टीजीटी पीजीटीज, ठीक है तो कितनी स्ट्रगल है हमारी जिंदगी में, पहले एमएससी में एंट्रेंस क्लियर कर करके एडमिशन लिए, फिर यूनिवर्सिटी ऐसे मिल गई, मतलब नाम से ही डरते थे सारे कि यार इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो पास ही नहीं करेगी, वहां से पास होके निकले, फिर आगे जाके फिर नेट ने थोड़े झटके दिए, फिर ये झटके दे रहे थे, ठीक है तो बहुत झटके ही झटके हैं यहाँ पर, और अभी भी झटकों के साथ ही चल रही है जिंदगी, फिर ये देख लो। एक बॉक्स बी कंटेन करता है 5 रेड और 4 ब्लू बॉल को, मार्बल्स माने कंचे, कंचे खेलते हैं ना अंग्रेजी में, मतलब मार्बल्स, मजे भी नहीं आते, बच्चे कहते हैं कंचे खेल रहे हैं वही अच्छा लगता है, मार्बल्स खेल रहे हैं, हाँ भाई एक बॉक्स बी है, ये लो भाई मैंने बी बना लिया, इसके अंदर है 5 रेड मार्बल है, 5 कंचे हैं, 4 ब्लू कलर के कंचे हैं, हमारे तो एक आती थी वो हरी हरी सी, वही खेल लिया मैंने तो बचपन में, एक सी है, सी के अंदर है भाई
3 रेड है और 2 ब्लू है। अब आपको बताना है अ मार्बल इज ड्रोन, एक मार्बल थोड़ी ना, इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल आर रेड। ये ए ने गलत लिखा है, इसकी अंग्रेजी भी गलत है मेरे को लग रहा है। भाई एक टाइम पे आप ऐसे निकाल रहे हो, दोनों बॉक्स में हाथ डाला, मार्बल निकाल ली, आ गई कंचे गोलियां हमारे पास। अब बतानी है, बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों रेड हो। चल रहे ना, ये है मैथ की ताकत। जो नहीं हो सकता है, वो भी बता रहे पहले ये हो सकता है, ये लो इतने चांसेस हैं, ठीक है। रेड आने के जो बच्चे ना, उसमें होता है ना ये क्या, ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसमें जब उनके वो लगते हैं ना इंक्रीमेंट लगते हैं, कितने परसेंट कितने चांसेस है, तब उनकी जिंदगी में एकदम से प्रोबेबिलिटी एंटर कर जाती है, कितने चांसेस है मेरे प्रमोशन के। 60% है मतलब थोड़ा, 70% है, 45% है, माने कि नेगेटिव में चला, तब उनको प्रोबेबिलिटी अच्छे से याद आ जाती है। ये प्रोबेबिलिटी है, 12वीं क्लास में नहीं याद आई होती, और ये ठीक है। देखो इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 5/9 है। अगर उसको कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं 5C1 9C1, ठीक है, तो 5/9 ही आनी है, लिख दी मैंने। इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5, काट दो, है 3/9, 3/5, 5 से 5 कट गया, 1/3 आ गया, ये रहा। देखो जब भी आपके साथ ना ऐसा होता है भी एक ही टाइम पे कोई काम हो रहा है, ठीक है, एक साथ ही हो रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। और अगर क्या हो रहा है कि केसेस बन रहे हैं तो उनको प्लस करते चलना, क्योंकि केसेस हमेशा प्लस में जाते हैं। और एक टाइम पे जैसे एक साथ जो भी काम हो रहे होंगे ना, जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी वो ऐसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी, ठीक है, हो गया ना। तो मजा आ गया भाई क्वेश्चन करके, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बताऊं, ये क्वेश्चन इतना खतरनाक हो सकता था पर इन्होंने नहीं बनाया, इसने हमें ना पहले ही दे दिया भाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, 1/2 की पावर एक्स है। हमसे पूछा है एक्स ग्रेटर देन 4 निकालो, और ये एक्स कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं बताया इसने, ठीक है, इसने लिख दिया बस के ऊपर जा रहा है, ढूंढ के बता दो कितना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना, अदरवाइज तो 0 से भी शुरू हो जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस में पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस में पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, और यहाँ पर इक्वलिटी दे रखी है ना, तो ये होगा ब्रैकेट बंद। आप एक में से देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे हम। 1 में से ये सारी माइनस कर दो तो ये बच जाएगी जो ये चाहता है, करे। x1 कैसे निकलेगा, रख दो भाई, 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो क्या आएगी, 1/2, 2 रखोगे तो 1/4, 3 रखोगे तो 1/8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ माइनस कर दो, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/8, 1 माइनस में 8, 2 पे गया 4, प्लस में 2 प्लस में 1, 6 7, इसमें से गया तो 1/8 आ गया आंसर। 1 में से 7/8 जाएगा तो 1/8 बचेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हाँ भाई देखो ये नई चीज है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबको आता है, मोड, मीन, मीडियन, डेविएशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं हम। अब ना, और पी क्यू वाला भी निकाल लेते हैं। और ना यहाँ पे एक चीज़ नई दी हुई है, देखो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है एक्स, और फंक्शन इस टाइप से गिवन है, और आपको बताना है मीन एक्स, मतलब इसका मीन बताना है आपने क्या होगा। अब आप कहोगे किसी को याद होगा भाई, अगर किसी ने करा हुआ है, ग्रेजुएशन में आया होगा, अदरवाइज नहीं याद होगा किसी को भी, मुझे नहीं लगता किसी को भी याद होगा। तो मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ, तो लिख लो पहले फॉर्मूले, क्वेश्चन आप निकाल लेना और बता देना आंसर यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देती हूँ इनके। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले है भाई, ठीक है, हैंड राइटिंग तो ऐसे डॉक्टर जैसी हो रखी है। देखो प्रोबेबिलिटी होता है ये, और हम पढ़ते क्या इसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, अगर मीन ना पूछता ना, ये भूल जाओ मीन पूछा है, इसी को सॉल्व करना आता तो कैसे करते। ये होती है बच्चों ऐसे, माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है, ये होती है ऐसे। और अगर एवरेज पूछता है इसकी, एक मिनट है,
एवरेज पूछता होता है तो कैसे बनाते होते हैं, 1/b माइनस ए माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे बनाते होते हैं। पर ये हमसे नहीं पूछा, ये पीछे एक क्वेश्चन में पूछी थी एवरेज, वो हमने बता दी थी। अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो माइनस इन्फिनिटी टू ए ब्रेक होएगा, ए टू बी ब्रेक होएगा और बी से प्लस इन्फिनिटी ब्रेक होएगा। अदरवाइज में लिखा है 0 to 0 dx प्लस में, यहाँ पर लिखा है के dx प्लस में, ये हो जाता 0 dx, ठीक है। तो ये खत्म, ये बच जाता और आप इसको सोल्व कर देते, के एक्स अपॉन में एक्स ही आना था बस, रुको माइनस इन्फिनिटी है ना, के और ये बन जाता बी माइनस ए, ठीक है। ये आप हो जाता आपका आंसर प्लस में सी करके कुछ, ये हो जाता। इसने पूछा है अब हमसे इन्हें पूछा है मीन बताओ इसका क्या होता है। मीन का फॉर्मूला बता देते हैं बच्चों, ये लो, इसी के मीन का वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, फिर से लिमिट को ब्रेक करना, वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0 dx हो जाएगा क्योंकि 0 फंक्शन है, प्लस में अरे इन्फिनिटी नहीं है, मेरा बच्चा यहाँ पे, मेरा बच्चा तो मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर ए है, ए से बी, ये बन गया के है हमारे पास, और एक हो गया एक्स और डी एक्स प्लस में बी से प्लस इन्फिनिटी जाओगे 0 आ जाएगा, तो इनको भूल जाओ, ठीक है। तो अब आपको ना फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब यही फॉर्मूला किसी किताब में करना, आपके फ़ोन में क्रोम है, लैपटॉप में क्रोम है, एप्पल में भी क्रोम है, हर जगह पे सर्च कर लेना, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, सोल्व करोगे आप इसको तो क्या आएगा देखना, के एक्स स्क्वायर बाय 2 और ए से बी, और जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, के बाय 2 बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ रहा है, ये होता है मीन का फॉर्मूला। पर मुझे नहीं पता कि ये आंसर इन्होंने कहाँ से निकाला है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा आगे मुझे भी नहीं आता है। मैं फर्दर स्टडी कर लूँगी इसके बारे में तो फिर आपको भी बता दूँगी। अभी तक की मेरी स्टडी में मेरा आंसर यही आ रहा है। अगर इसी में आपसे पूछता है मीडियन क्या होता है, तो इसी का मीडियन होता है भाई, मीन जो आया है ना उसको हाफ कर दो, माने के 4 कर दो, तो के बाय 4 बी माइनस ए का होल स्क्वायर ये आता है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट से इस आंसर तक पहुंचने का काम मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, अगर आप पहुंचना चाहते हो तो। अदरवाइज ये फॉर्मूला भूलना मत, क्योंकि इसमें नहीं तो किसी में काम तो आएगा ही। ये होता है मीन का डेविएशन, मीडियन के लिए हाफ कर देना, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये, इसमें एक्स एफ एक्स करना होता है, इसमें बाय 2 करना होता है, और इसके अंदर सिंपल उसी को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सोल्व करना होता है। और यही क्वेश्चन ना ऐसे भी हो सकता था, अगर ये स्टेटमेंट चेंज कर दे तो वो कैसे आएगा, देखो अगर क्वेश्चन दे दे आपको, अरे फंक्शन ऐसे दे दे, 0 से 1 के बीच में है 2, 1 से x 2 के बीच में है 3, और 2 से बड़े x के लिए नहीं, x हाँ बड़ा है, इसके लिए है 4, और अब आपको कहे कि वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालो, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, पर यहाँ ब्रेक करोगे जितनी बार इसने दी है, तो कैसे ब्रेक करोगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या कोई फंक्शन है, अदरवाइज 0 लिखा मिलेगा, अदरवाइज 0, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, तो खत्म हो गया। 0 से 1 तक है 2 dx, प्लस में 1 से 2 तक है 3 dx, प्लस में ये है 2 से 3, 2 से इन्फिनिटी 4 dx, ठीक है, ये दे दिया, इसको सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, ये इन्फिनिटी है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अगर इसी के अंदर बोल देता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन निकालो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मीन निकालो इसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करते, इसके साथ एक x और लगा देते बस, और कुछ नहीं करना था, बाकी सम कर देना था। अगर पूछ ले इसी का मीडियन तो डिवाइड में 2 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका है आपके हवाले। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक बॉक्स है, उसके अंदर 3 मार्बल हैं, इसको मार्बल बड़ी पसंद आ रखी है, कंचे बचपन याद आ रखा है। एक बॉक्स के अंदर है भाई 3 लाल रंग की और 2 वाइट कलर की मार्बल है सफ़ेद रंग की, और अ मार्बल इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड, एक उठाई वापस रख दी, उठाई वापस रख दी, उठाई वापस रख दी 3 टाइम्स, 3 बार फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 मार्बल इज ड्रॉन, 1 रेड मार्बल ड्रॉन,
मतलब लाल आने के, कम से कम एक लाल आने के चांसेस बताओ क्या, प्रोबेबिलिटी क्या। देखो कम से कम का क्या मतलब होता है, 2 आ जाएगी तो क्या ये मानेगा नहीं, 3 आ जाएगी तो क्या ये लेगा नहीं, ले लेगा ना। इसलिए कहा कम से कम एक तो जरूर आए, ज़्यादा कितनी मर्जी आ जाए, कितनी आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, 3 बार उठाया तो 3 ही आ सकती है ना। मतलब एक चाहिए इसको, 2 भी आएगी तो ले लेगा, 3 आएंगी तो भी ले लेगा, सारे केसेस को जोड़ दो। चलो भाई शुरू करें। देखो ये देख लो प्रोबेबिलिटी रेड आने की कितनी है भाई, 3/5। 5 कैसे आया, दोनों को जोड़ के, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी नहीं आपको, ये बात पता होगी वैसे भाई। हम पीजीटी लेवल ही क्या होता है पीजीटी का, और ये बताने के उनको होती है जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको 10वीं पास कर ली, 12वीं कर ली, 12वीं कर ली धक्के लग के पास, ठीक है, उनको नहीं पता होता। 12वीं के अंदर 11वीं 12वीं का इतना सिलेबस है ना, मतलब उसके बाहर भी देखोगे तो उसके अंदर देखोगे तो दुनिया बहुत बड़ी नजर आती है। उसके बाद ग्रेजुएशन का आ गया, वो तो भूल ही जाओ, 1-2 ही शिद्दत से कर लेना तो भी बहुत पेपर निकल जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन छोड़ भी दो और सिर्फ 1-2 को फोकस करके कर लो तो गजब स्कोर बना देता है 1-2। इतना वाइड सिलेबस है ना, और उसी के पार्ट्स बना दिया आगे जाके। 1-2 वाला जो एक एक चैप्टर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग बन गए, ठीक है। इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन ना चैप्टर 1 में आता था रिलेशन फंक्शन में, उधर जाके वेक्टर स्पेस और ग्रुप थ्योरी बन गई बाइनरी ऑपरेशन पे, पूरी ग्रुप थ्योरी इसी चीज पे बैठी है, ठीक है। थोड़ा सा मैट्रिक्स आता था, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बन गया उसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसी चीज है 12वीं। ओके वाइट की प्रोबेबिलिटी, मैं कई बार ना ट्रैक से भूल के लग जाती हूँ बताने कुछ कुछ आपको। ओके अब देखो हमारे पास क्या क्या चांसेस है, एट लीस्ट 1 रेड, एट लीस्ट 1 रेड, क्या चांसेस है भाई, 2 वाइट आ गई, 1 रेड आ गई। ये 3 टाइप से लिखा जा सकता है, ऐसे निकल सकती है ना, 3 बार निकाल के देखा है, हो सकता है पहली बार रेड आ गई, दोनों बार वाइट आई हो सकता है पहली बार वाइट बीच में रेड आई हो। दूसरा केस फिर क्या हो सकता है भाई, 1 वाइट आई हो, 2 रेड आई हो, प्लस में आर, ये केस हो सकते हैं। इससे ज्यादा बनते हो तो बना देना कमेंट में। तीसरा हो सकता है भाई रेड रेड रेड, अब आप कहोगे ऐसे कैसे, क्योंकि ये तो 2 ही हैं, 2 से ज्यादा कहाँ से निकाल लेंगे, अपने आप से थोड़ा ना भर देंगे, उसमें नहीं भर सकते ना, यही केस बनेंगे। सारों को जोड़ दो। इनको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको 3 टाइम्स कर दो, ये मिटा दो, इसको 3 टाइम्स कर दो, ये मिटा दो, और ये बच जाएगा, ठीक है। अब आपको ये करना है, तो इनको करते हैं, चलो करते हैं क्या। देखो 3 इंटू में वाइट कितनी है भाई, 2/5, 2/5। अब कहोगे 1/5, 1/4 आनी थी, क्यों भाई वापस भी तो रखती ना, विदाउट रिप्लेसमेंट थोड़ी ना है वो, विदाउट रिप्लेसमेंट होती ना तो 2 फिर 1 बच जाती, फिर उधर 3 आती, ठीक है। ये करोगे तो 3 इंटू में वाइट कितनी है 2/5, 3/5, और ये फिर से 3/5, और ये कितने आ गई 3/5, इसके आगे 3 मत लगा देना, ठीक है। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि कौन से भी निकाल लो है तो रेड ही ना, इसने ये थोड़ा ना कहा पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड, ऐसा तो नहीं कहा था ना भाई, रेड भी अलग अलग टाइप की है, ऐसा तो नहीं बताया ना इसने। इसने कहा सिर्फ रेड आनी चाहिए, तो रेड तो सारी रेड है ना, तो इन सारों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लो भाई मैं कर दूँ ये मजदूरी, क्या आप करना चाहोगे अपने आप से कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग है भाई। ये 2 दूनी 4, 4 नियम 36, प्लस में 3 3 होती है 27, दूनी 54, प्लस में 3 3 होती है 27, अपोन में 125, यही बनेगा 117, दिख रहा है ना। 6 4 10, 10 7 17, 1 5 5 10 और 11, 125 बन गया ना। आ गए हम, जहां चाह वहां राह, पहुंच गए हम मंजिल पर। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर स्पेस आ गया ना। चलो देखो आसान आसान से क्वेश्चन आए थे भाई उस साल 2018 में, मुझे खुद लगता है ये आसान क्वेश्चन है। तो 21 वाला मैंने अभी तक करा नहीं है, मैं करवाऊंगी, आप लोगों को करवाऊंगी साथ के साथ ही, जब जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी आपको करवा दूंगी रिकॉर्डिंग्स। और उसके अंदर देखेंगे कि ऐसे बोलते हैं 21 वाले में बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन का दिया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा है तो फिर टिपटा तो देंगे ही, डरने के बाद तो है नहीं है। कोई आएगा तो कर लेंगे, कोई आएगा तो जंप करके आगे चले जाएंगे, सल्टा निपटा तो देंगे, सुलटा तो देंगे। देखो which of the following subset K of a vector space R square is not a basis for R square,
बेसिस क्या होता है चलो बता दूंगी मैं, अगले क्वेश्चन में भी है शायद, अगले क्वेश्चन में बेसिस भी है, रैंक नलिटी थ्योरम भी है, सब बताना है मैंने आज आपको, टारगेट है मेरा आज, मैंने खत्म करना है। देखो बच्चों, इसने कहा है आर स्क्वायर की बात चल रही है, आर स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई टाइप, हम इसको कैसे लिखते हैं 10 जो स्टैंडर्ड होता है हमारा, याद आया, किसी भी एक्स वाई को लिखने के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या था, ये रहा, ये बेसिस था स्टैंडर्ड, माने कि दो दो नंबर चाहिए होंगे ना, देखो ये भी एक वेक्टर बन गया, ये ना वेक्टर बोलते थे आप इसको, 10 को वेक्टर, 01 को वेक्टर, इनको ऐसे लिख देते थे कॉलम वेक्टर बना के, तो इससे भी लिख पाएंगे, इससे भी लिख पाएंगे, इससे भी लिख पाएंगे, ये तो स्टैंडर्ड ही है, पर 3 का क्या रोल है भाई, बेसिस क्या कहता है, इंडिपेंडेंट लीनियर वेक्टर, इंडिपेंडेंट लीनियर वेक्टर जो कि किसी को भी स्पैन कर सकता है, यही तो कहते थे ना, इमेज सेट की नंबर ऑफ डायमेंशन, कितने नंबर से आप उस चीज को स्पैन कर पा रहे हैं, स्पैन है ये ध्यान रखना, SPAN स्पैन, स्पैन मतलब उस चीज को मिनिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर पाओ। देखो जब आप किसी भी चीज को ऐसे लिखोगे ना तो वो क्या होगी, कोई जो चीज है ना वो बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगी, ये चीज डिटेल में क्लास में कर लेंगे, किसी को ग्रेजुएशन वाला वेक्टर स्पेस याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतना ही समझ लो भाई, किसी भी चीज को अगर आपको लिखना है टू वेरिएबल में, एक्स वाई में, आर स्क्वायर में, तो आपको सिर्फ एक ये वेक्टर की जरूरत पड़ती है या इसके जैसे इनकी जरूरत पड़ती है, पर 3 की तो नहीं पड़ती ना, ये तीसरे को ना हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंट जो चीज होती है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो बेसिस बनाती है। तो यहाँ पे देखो ज्यादा लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो इतना समझ लो कि आर स्क्वायर की बात चल रही है तो ये हो जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ पर R3 हो गया, R3 भी नहीं है, R3 पता है कौन सा होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये होता है R3 का बेसिस, R3 का बेसिस ये होता है, वो R3 भी नहीं बना रहा, मतलब है तो ये R2 से रिलेटेड ही, R2 से ही रिलेटेड R स्क्वायर से, पर ये इसको इनमें से कोई एक ना बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा और फिर वो माइनस हो जाएगा, उसको हम बेसिस नहीं कह पाएंगे, ठीक है, इतना समझ लो, बाकी डिटेल में करवा दूंगी भाई, क्योंकि 1 2 वाला इजी होता है, ये वाला थोड़ा भूल जाते हैं, करके तो सभी आए हो भाई, इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान से देख लो, देखते पता चल रहा है, एक्स पे जा रहा है वाई 0 है, फंक्शन के जैसे तो ये स्क्वायर बन गया तो लीनियर नहीं है ना, वो आंसर हो गया, आसान दिए हुए थे भाई ये तो। नेक्स्ट देखो, रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, आंसर ये वाला बिल्कुल ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम बता दूं आपको, ठीक है 5 मिनट निकालते हैं, तरीका बता दूंगी, व्हाट इज रैंक पता है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो बढ़ जाते हैं रो एक्लन फॉर्म बनाने के बाद, एक मैट्रिक्स का रो एक्लन फॉर्म बनाते हैं आप, उसके बाद, और यहाँ मैट्रिक्स की बात चल रही है, देखो ध्यान से, वैसे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सब जानते हैं, फिर हम उसको रो एक्लन में या कॉलम एक्लन में चेंज करते थे, फिर हम क्या बनाते थे बेसिस, कितने रैंक है कितनी नलिटी है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये रैंक एंड नलिटी डायरेक्ट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा नहीं था शायद, यही था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फंडामेंटल थ्योरम है ये रैंक एंड नलिटी थ्योरम, रैंक और प्लस नलिटी करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाती है, और रैंक हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ रोज से कम आता है, या इक्वल आ जाता है या कम आता है, नलिटी और इन दोनों को मिलाएंगे तो n बनता है नंबर ऑफ कॉलम, ये थ्योरम है, ठीक है। और इसके अंदर भाई थोड़ा बता देती हूँ, क्या पता कोई बच्चा मेरे से बाद में जुड़े ना जुड़े और इस पेपर को देख रहा हो मेरा वीडियो से, आइडिया दे देती हूँ, व्हाट इज रैंक, व्हाट इज नलिटी, बेसिस क्या होता है, बेसिस तो मैंने बता दिया ना, जैसे कि आपके पास 2 3 है, अगर मेरे को इसको लिखना तो 2 × 1 0 प्लस में 3 × 0 1 लिख सकती हूँ ना, तो मैंने इस टाइप के हर नंबर को मैं इनके साथ क्या कर सकती हूँ, इनकी फॉर्म में बना के लिख सकती हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं हमारे 1 0 और 0 1 हमारे क्या होते हैं बेसिस हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बाय डिफॉल्ट या फंडामेंटल नहीं, ये मतलब स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं हमारे। अगर मेरे को किसी को लिखना भी एक्स वाई जेड है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स 1 0 0 प्लस में वाई 0 1 0 प्लस में जेड 0 0 1, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना। तो किसी भी 3 नंबर को R3 का होगा, ये R4 का ऐसे ही बन जाएगा बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस के। अब इस पे बेसिस के एलिमेंट क्या बनेंगे भाई, यही 1 0 0, फिर
0 1 0 और ये तीसरा वाला आ जाएगा, ये बन जाते हैं। अब इसका डायमेंशन क्या, इसकी डायमेंशन क्या होती है भाई, डायमेंशन मतलब इस बेसिस वाले सेट में कितने एलिमेंट आते हैं वो उसकी डायमेंशन होती है, इसकी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, ये डायमेंशन होती है। उसके बाद रैंक नलिटी बतानी है ना मुझे, नलिटी बता देती हूँ मैं आपको क्या होती है। नलिटी में कंफ्यूज बहुत रहते हैं बच्चे। देखो मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, ठीक है, कुछ भी थी ये, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये थी। आपने इसको रो एक्लाइन में चेंज कर लिया, ठीक है, रो एक्लाइन में चेंज करने के बाद कुछ मान लो ये इस टाइप की नजर आई, 1 2 3 4 0 1 3 5 0 0 0 0 ऐसे बन गई, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की है ये। अब आपको यहाँ से आइडिया लग गया भाई इसका रैंक कितना है, रैंक इसका कितना है 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर है 4, तो आपकी नलिटी कितनी बन जाएगी, इसके मतलब 4 में से 2 गया, 2 बन गई। अब नलिटी होती क्या चीज़ है, अब क्या होती है नलिटी, बेसिस तो समझ आ गया, बेसिस की जो डायमेंशन बनेगी तो वो बन जाएगी आपकी क्या, रैंक भी बन जाती है, उसको रैंक भी बोल देते हैं इमेज सेट की डायमेंशन को, ठीक है। अब नलिटी क्या होती है ये वो समझ लो भाई, इस वीडियो में बता देती हूँ मैं आपको। देखो क्या इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका बचा हमारे पास, नहीं। देखो हम इसको जब भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अब x1 x2 x3 x4, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इस चीज़ को। अब देखो ध्यान से, जब आप ऐसे बना रहे होगे तो आप देखोगे फर्स्ट वाली रो को देखना, x1 प्लस में 2 x2 प्लस में 3 x3 प्लस में 4 x4 इक्वल टू 0 है। दूसरे वाली कह रही है भाई x2 प्लस 3 x3 प्लस में 5 x4 इक्वल टू 0 है। अब आपको क्या मानना है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं वो आपकी नलिटी होती है। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं, देखो ध्यान से 2 है, मतलब ये भी एग्जैक्ट नलिटी नहीं होती, इसकी भी बता देती हूँ कितनी होती है। देखो आप x3 और x4 को कुछ नहीं मान सकते, आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। तो x2 आपके पास कितना आ गया, -3 x3 -5 x4, ये आ गया। और इसी तरह आप x1 को निकाल लोगे, x1 क्या है, इसको 2 टाइम्स ऐड करना है ना आपने, तो x की वैल्यू ये तो उधर चला गया, चलो निकाल ली, मान लिया मैंने यहाँ पर, मान लिया भाई 2x3 आ गई प्लस में 5x 6x4 आ गई, आएगी तो x3 x4 में ना x2 की वैल्यू रख दोगे, x3 x4 है, सोल्व कर दोगे, मान लो ये आ गया, ठीक है। मैं बता रही हूँ भाई, मान लो कहीं आप कहोगे मैडम ने गलत कर दिया, मैं क्वेश्चन पेपर के बीच में कंसेप्ट बता रही हूँ डिटेल में, और वो भी ये आ गया। तो आप क्या करोगे जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, देखो x1 x2 को तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर x3 नलिटी के सेट को लिख रही हूँ मैं बच्चों, x3 लिखोगे तो यहाँ पर -3 x3 है ना, x1, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x1 को मैंने लिखा है ना, ना 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 रुको मेरा बच्चा, देखो ये 2 है, ये 2 यहाँ लिखा जाएगा, और x2 इसके बाद x4 है ना ये, तो 2x3, और रुक जाओ x4 है ना, तो इसके अंदर x1 के अंदर 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, x2 का -3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा -5 आ रहा, अरे ये 6 बनाया मैंने ना, ये 6 आ गया, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट देखो x1 को ऊपर लिखा जाना है, x2 को बीच में लिखा जाना है, यहाँ पर x3 और x4 ये 4 है ना, ये देखो x1 की वैल्यू रख दी मैंने, x2 की रख दी, x3 x4 एज इट इज है, तो x3 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। देखो क्या चीज़ करी है, मैं बता देती हूँ फिर से आपको, इस वाली चीज़ के अंदर है ना x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 और x4 की वैल्यू रख दी हमने, रख दी, रखने के बाद हमारे पास क्या आया भाई, x1 को लिखा तो देखो 2x3 था प्लस 6x4 था, तो ये लिखा गया 6x4, x2 क्या था हमारे पास -3x3 -5x4, तो ये लिखा गया -3x3 प्लस में -5x4 हो गया। x3 क्या था, सिर्फ x3 था, तो x3 1 0 हो गया, x4 है तो 0, यहाँ पे 0 हो गया ना, और यहाँ पे आ गया 1 x4, ये हो गया। अब आपने देखा कि आप इस पूरी चीज़ को ना, इस पूरी चीज़ को 2 वेक्टर में लिख पाए हो, वो कौन कौन से वेक्टर हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल थे, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये चेंज होएंगे तो सब चेंज होएगा। तो ये 1 और 2 वेक्टर, ये 2 वेक्टर बता रहे हैं आपके नलिटी स्पेस में, नलिटी स्पेस में कितने वो हैं, 2 है, डायमेंशन कितनी है, 2 है, तो ये होती है नलिटी, और ऐसे ये निकल के आती है। और अब रैंक प्लस नलिटी करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आता है। जो बच्चा बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा होगा और ग्रेजुएशन वाला भूल गया ना, उसका खोपड़ी हिल जाएगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ना है इस चीज़ को, जो जो मैंने बोला है,
स्लो करके देख लेना अगर फास्ट लगे। क्या बोला है मैंने, रैंक इसका कितना था, रैंक 2 था, कहाँ से पता चला, ये एक को तो 0 बना दिया हमने, 3 क्रॉस 4 तो है ही है, तो ये और ये इंडिपेंडेंट बचे तो 2 हो गया रैंक। नैलिटी कैसे पता चली, अब आप कहोगे ये नैलिटी थी, नहीं थी बच्चा ये नैलिटी, इसकी वजह से हमें पता चली है, ठीक है। तो हमने x3 x4 को मानना और हमने देखा कि हम इसको कैसे लिख पा रहे हैं, तो हम ऐसे लिख पा रहे हैं, यहाँ 2 वेक्टर आए, ये रहे, ये 2 वेक्टर ने हमें बताया कि नलिटी 2 है, यहाँ 3 बनते तो हम बताते 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा अब ये समझ आ गया इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये रहा, ये तो थ्योरम है सिंपल, देखो ध्यान से। अब हमें पूछा गया, ये अलग क्वेश्चन है उससे, रैंक नलिटी से रिलेटेड नहीं है। आइगन वैल्यू ऑफ इनवर्टेबल मैट्रिक्स ए इज लैम्डा, देखो अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, ठीक है, ए इनवर्स की पूछी है तो भाई लैम्डा इनवर्स हो जाएगी, ए स्क्वायर की पूछ ले तो लैम्डा स्क्वायर कर देना, ठीक है, 2a की पूछ ले तो 2 लैम्डा हो जाएंगी, क्लियर है, बना देना आंसर, बन गया, बनाना क्या। नेक्स्ट पूछा लीनियर ऑपरेटर है, भाई इसके ऊपर आपको क्या बताना है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस बताना है, बिना ऑप्शन देखे, ठीक है, ये लो, अरे भाई बिना ऑप्शन देखे बताना है। देखो स्टैंडर्ड बेसिस है, मैं x माइनस वाई जेड को कैसे लिख सकती हूँ भाई, x 1 0 0 प्लस में y 0 माइनस 1 0 प्लस में z 0 0 1, ये रहा ये रहा ये रहा, जिसमें नजर आए वही आपका आंसर है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, इसमें नजर आ रहा है माइनस, इसमें देखो 2 1, ये एक्स्ट्रा 1 है, ये एक्स्ट्रा 1 है, इसके अंदर यहाँ माइनस नहीं है, इनमें इन दोनों माइनस की जरूरत नहीं थी, क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड बेसिस तो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ ये ना ऐसे तो देखो ये लिखा हुआ है, डिस्क्रिपेंसी मिली थी, पर मैं तरीका बता देती हूँ, लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कैसे ओपन करते हैं। देखो इसने आपको दिया हुआ है t1 पे अप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और ये देखो ये क्या बना रखा पता नहीं, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, भाई इतना खतरनाक डिजाइन बनाने की क्या जरूरत थी, वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, इसके अंदर गड़बड़ है और वो गड़बड़ यही है कुछ, देखो x माइनस 3x लिख रखा है, x माइनस 3x लिखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस 2x लिखता है डायरेक्ट, तो हो सकता है यहाँ स्क्वायर हो, ठीक है, पर हमें कुछ नहीं करना क्योंकि मैं तरीका बता देती हूँ आपको, और तरीका यही मान के बता देती हूँ, t1 1 दे रखा है, 1 प्लस x है, tx दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और t दे रखा है, ये देखो अगर x स्क्वायर है तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये मैंने मान लिया भाई यहाँ पर है, और ठीक है, मैं कोई गारंटी नहीं देती इससे आंसर आएगा, मैं तरीका बता सकती हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी है पेपर में इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा है अब t माइनस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें ना रूल्स पता है ट्रांसफॉर्मेशन के, t अगर u प्लस v पे लगी है ना तो t u प्लस में t v हो जाएगी, t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं, t अगर अल्फा u पे लगी है ना तो अल्फा बाहर आ जाता है बच्चों, ये 2 ऑपरेशन होते हैं इसके, ठीक है, इन्हीं से हम प्रूव करते हैं कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भी कि नहीं है, कोई मैपिंग, तो इनको यूज करना है। और यहाँ देखो क्या लिख सकते हो भाई, माइनस 3t1 लिख सकती हूँ मैं इसको, पहले तो देखो इसको ऐसे अलग करा जाएगा बच्चों, t माइनस 3 प्लस में tx और प्लस में t माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको लिख पाएंगे माइनस 3t1 प्लस में tx एज इट इज और माइनस 1 करके tx स्क्वायर, ठीक है, और अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दोगे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, आपकी मर्जी है करना चाहो तो, मैं वैसे कर देती हूँ, कोई नया बच्चा देख ही रहा हो तो, ठीक है, टी एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में वो माइनस हो रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, इससे ये हो रहा है कैंसिल आउट, और ठीक है, ये मतलब कुछ स्टेटमेंट मिस्टेक थी इसी करके ऑप्शंस में नहीं पहुंच पाते, वरना यहाँ से सोल्व करने के आपके पास कुछ आ जाएगा और वो इनमें से कुछ इस टाइप का होगा, वो आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, लीनियर मैपिंग को, लीनियर ऑपरेटर को हम ओपन आउट करते हैं, ठीक है। इस तरीका समझ आ गया कि नहीं, किसके अंदर क्या लग रहा है, u प्लस वी, टी यू टी वी हो जाएगा, टी अल्फा यू हो जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ भाई इसके अंदर भी पता नहीं वो इसी के क्वेश्चन के ऊपर भी है वो लाइन, देखो ध्यान से, मैंने आपको अभी बताया, देखो डायमेंशन ऑफ आर टी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ आर टी, आर माने रेंज, ये क्या है, रेंज है, रेंज को मैं इमेज भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, इमेज ऑफ टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज के अंदर डायमेंशन, डायमेंशन कहते हैं कितने बेसिस के अंदर, कितने बेसिस हैं उसके, जो बेसिस के अंदर वेक्टर है ना,
कितने डायमेंशन कहती है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कितने वेक्टर आ रहे हैं उसके अंदर, तो ये कह रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो इमेज सेट में आ रहा है, तो ये रैंक की तो दे रखी है ना, रैंक दे रखी है ना 2। नलिटी बनाओगे कैसे पता चलेगी, इसने पूछी हमसे यही है, हमें पता है R5 दे रखा है, ठीक है। और ध्यान से देखो R4 दे रखा है ना यहाँ पे, तो जब आप इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो वो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की बनेगी ना। इसने अभी तक नहीं लिखा ना कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, हमें पता है कि नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आएगा, कैसे, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब इसने नहीं दिया हुआ तो हम इसको मानेंगे ना, नंबर ऑफ कॉलम इसी मैट्रिक्स के बनेगी, तो 4 क्रॉस 4 है तो 4 हो गया, तो नलिटी आ जाएगी 4 - 2 करके 2, ठीक है। ये क्लियर। इसने देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ना 5 - 2 मत कर देना 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 दिख रहा है भाई, ये लीनियर मैपिंग दे रखी है, मैट्रिक्स नहीं बनी है ना यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैंने कुछ गलत बताया तो बच्चों कमेंट कर देना ताकि मैं इसको करेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी गलत बता सकती हूँ, ठीक है। मैंने बहुत स्टडी करी है ताकि मैं गलत ना बताऊँ, पर फिर भी कोई मतलब खुदा से मिलके तो नहीं आए हैं ना, भगवान से मिलके तो नहीं आए हैं ना कि गलत नहीं बता सकते, ठीक है। तो हो ही हो तो ज़रूर मुझे बताना ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ और आगे किसी भी बच्चे को गलत नहीं बताऊँ, पर मेरे ख्याल से यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास ये रेंज फंक्शन दे रखा है। अच्छा, रेंज बतानी है इस फंक्शन की, कुछ नहीं करना, देखो ये -2 से 0 जा रहा है और 0 से 2 जा रहा है, यहाँ जा रहा है तो ये x/2 है, यहाँ जा रहा है तो ये x² है। रेंज बतानी है तो पहला ये एलिमेंट रख दो, -2/2 करोगे -1 आ गया, लास्ट वाला रखोगे तो 4 आ गया, तो -1 से 4 इसकी रेंज हो जाएगी, क्लोज इंटरवल थे तो क्लोज लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, सिंगुलर वैल्यू निकालनी है भाई इसकी। सिंगुलर वैल्यूज होती क्या है सबसे पहले, क्योंकि जैसे मैंने ये क्वेश्चन देके इस चीज़ को पहली बार देखा ना, तो आपको पहली बार लगा होगा, हमें आइगन वैल्यूज तो पता है, सिंगुलर वैल्यूज हमने नहीं पढ़ी भाई, ठीक है, ईमानदारी से बता रही हूँ, मैंने इस क्वेश्चन से पहले ये नाम नहीं सुना था सिंगुलर वैल्यू, पर फिर मैंने इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि ये आइगन वैल्यू की बड़ी बहन है, ठीक है। आइगन वैल्यू कैसे निकालते होते हैं, हमें मुझे पता चला तो आप लोगों को भी अब पता चल गया, ये आइगन वैल्यू की बड़ी बहन है। और ये कैसे निकलती है भाई, आइगन वैल्यू तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलती है, n क्रॉस n पे, ये रैंडम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे निकलती है, इसकी बस यही खास बात है। तो अभी ये ए दे रखे तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, इस ए का ट्रांसपोज ले लो, ये लो भी ले लिया मैंने, 1 1 0 1 1 0, और अब करोगे ए ट्रांसपोज ए। हम इसके लिए निकालते होते थे भाई a माइनस लैम्डा आई करो, डिटर्मिनेंट निकालो, 0 लगा लो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मानते होते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे पास क्या है, सिंगुलर वैल्यू है, और ये क्या होती है, लैम्डा 1 का अंडर रूट, सिग्मा 2 होती है लैम्डा 2 का अंडर रूट, किसी का आपकी मर्जी है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 किसको मानते हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 किसको मानते हो, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोज लिया, ए से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, 1 1 0 1 1 0, ये कर लिया तो ये आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो 2 1 0 1 2 ये आ जाएगी, मैंने कर रखी है इसलिए मैं जल्दी बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये निकलेगा ए ट्रांसपोज ए करके माइनस लैम्डा आई करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे 0। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा, भाई हमने ऐसा क्यों नहीं करा, भाई पहले ए ट्रांसपोज ए करा हमने, ए ट्रांसपोज भी तो कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं, पर ये कब कर सकते हैं, जब आपके पास मैट्रिक्स ऐसी दे रखी हो 1 2 3 4 5 6, ताकि हम ना, ये देखो ये कौन सी है, 3 रो है ना, 3 क्रॉस 2 है, तो हमें ना जो मिनिमम होता है उस पे जाना होता है, 3 क्रॉस 2 है तो 2 पे जाएंगे। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है ना, तो भी हम इससे ऐसे कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 3 कैंसिल हो गए, 2 क्रॉस 2 पे पहुंचेगी, माने मिनिमम वाले पे पहुंचना है आपको, मैक्सिमम वाले पे नहीं पहुंचना है, क्लियर है। तो उसके लिए हम ऐसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये हो गया, ये मिटा दूँ अभी मैं, और इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, अरे 1 2 ये था ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा भाई 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता चल रहा है लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू 1 आ रहे हैं। सिग्मा 1 क्या होता है भाई, लैम्डा का 1 का अंडर द रूट, तो अंडर द रूट 3 आ गया, और अंडर द रूट 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये दे रखा आंसर। और ये कंसेप्ट बढ़िया लगा क्योंकि नया था और
मुश्किल भी नहीं था, इसलिए मुझे नया लगा। कैसा लगा आपको बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। और बुरा लगा हो तो भी बता देना भाई, तो मुझे पता तो चले किसी जिस बच्चे ने वीडियो देखे क्या उसको कुछ समझ आया है वीडियो से। अगर बेनिफिशियल हो तो लिखना भाई, अगर किसी का नुकसान हो रहा हो, टाइम देख मतलब टाइम खराब हो रहा है, आपका टाइम बहुत कीमती है, मेरी वीडियो से टाइम खराब हुआ तो सॉरी, ठीक है। देखो भाई, अब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है फंक्शन, और ये इरेशनल आएगा, इरेशनल है, रैशनल है, इरेशनल है, लिमिट बताना एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आप जानते हो क्यों नहीं करती। जीरो के पास पूछी है ना इसने, तो जीरो के इधर जाओगे इधर जाओगे, एक आप पॉइंट ले लोगे कुछ भी, मान लो 2 ले लिया तो 2/10 रैशनल आ गया, रैशनल पे हो गया 1, और कोई और पॉइंट ले लेते जैसे कि अंडर रूट में आ जाता है, या कोई भी इरेशनल नंबर भी तो है ना, इनफाइनाइट में नहीं तो इरेशनल नंबर है, तो वो आ जाता है, तो कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो डजंट एग्जिस्ट इसका आंसर होता है, ठीक है। ये हम 12वीं में करते हैं ना, तब हमें अच्छे से याद होती है, 11th में ज़्यादा आती है। ओके भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है हमें, इसका कैसे निकालेंगे। देखो ग्रेजुएशन का टॉपिक है, और ऐसे ऐसे केसेस में ये 1 पे जाती होती है, देखो 1 पे जा रही है, पर तरीका मैं बता देती हूँ कैसे निकालोगे। आप इसकी जनरल टर्म बनाओगे तो कैसे बनेगी भाई, वो बनेगी x की पावर n, 0 करा, और -1 की पावर n, और नीचे n+1 बन रहा है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीरीज है ना, तो n जा रही है 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलती जा रही है, ठीक है। ये है आपके पास सीरीज, और आपको बताना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, नहीं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो आपने क्या पढ़ा होता है, देखो वो Cn+1 अपॉन में Cn, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करो, ठीक है। ये जहाँ जाएगी वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कुछ ऐसे आ जाती थी, अगर ये लेस देन 1 होती थी तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आ जाता था तो डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट है तो तभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट पूछा है इसने, तो आप क्या करोगे, Cn+1 निकालोगे, तो क्या आएगा देखो, x की n+1 -1 रेज़ टू पावर n+1 अपॉन में n+2 हो जाएगा ना, +1 करोगे अपॉन में Cn करोगे तो x की n -1 की n अपॉन में n+1 हो गया, ठीक है। अब देखो आप इसको काट पीट के क्या कहाँ तक पहुँचते हो, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अब ना, इससे काटोगे तो एक x बचेगा, इससे काटोगे तो एक पावर बचेगी, तो ये बच गया -x, n+1 ऊपर चला गया और नीचे आ गया n+2, ऊपर 1 आ गया है ना, ऊपर 1 आ गया। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो अब ना यहाँ पे हम ऐसा मानते होते हैं ये लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 कर देते हैं इस चीज़ को, ये खत्म हो जाती है हमारी। तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है, और ये चलता सारा किसके अंदर है, मोड के अंदर है, तो ये नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप इसको सोल्व करोगे कैसे, देखो ऊपर 1 है नीचे है, तो आप ऐसा कर लो, देखो आप करो n+1 +1 -1 कर सकते हो। अब n+2 अलग अलग कर दो, अब ये क्या बन गया, 1 बन गया सारा, ये काट के 1 बन गया। अब जब लिमिट जा रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो 1 हो गया, जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी, और 1 अपॉन नहीं, ये क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो ये पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब तो अब हमारे पास बन गया, आंसर आ गया 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी 1 आ जाती है। वैसे सीरीज देख लिया करो, जो कम होती जा रही है, लास्ट वाले इतने कम होते चले जाएंगे कि हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, इनको इग्नोर करा जा सकता है, इतनी छोटी टर्म है तो 1 ही आती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और मैक्सिमम क्वेश्चन की 1 निकलती होती थी, जब हम कर रहे थे ना ग्रेजुएशन में, सबके 1 1 1 आ रही होती थी, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक फंक्शन। तो सबसे पहले आपको बताना होगा मुझे कि एनालिटिक फंक्शन क्या हो गया है, क्या हुआ सर, कितना टाइम, 1.5 घंटा हुआ होगा ना। चलो देखो बच्चों, एनालिटिक फंक्शन बताना है कौन सा होता है, तो सबसे पहले एनालिटिक जान लो कौन सा होता है। ग्रेजुएशन में भी आता है, शायद से नहीं आता, पर मास्टर्स में पक्का आता है, मेरे को पूरा याद है, मास्टर्स में था ये हमारे। देखो उसके लिए आपको ना कोई भी फंक्शन है, मान लो कि कौन सा लेते हैं, कोई भी मान लो ये z है मेरे पास, तो मैंने ये x प्लस में आयोटा y ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना होता था, u निकालना होता था रियल पार्ट, v निकालना होता था आयोटा वाला पार्ट, फिर आप यू एक्स करते थे, यू वाई करते थे, वी एक्स करते थे, वी वाई करते थे, और जो जो वैल्यू आती थी देखो ये इसके इक्वल होना होता था, ये इसका नेगेटिव होना होता था। अगर ऐसा है तो एनालिटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो क्वेश्चन 1 नज़र आ रहा है और इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर समझ आया, एनालिटिक चेक करना है, अब करो चेक, ठीक है। देखो वैसे तो कहते हो तो इसी को करके दिखा दूं, बाकी कर लेना आप, क्योंकि यही टफ है, इसके अंदर बाकी
सारे बता देती हूँ, कितना ही टाइम लग जाएगा। देखो ये कह रहा है रियल पार्ट ऑफ आई जेड, तो जेड करोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको आयोटा से करा तो ये बन गया आयोटा एक्स माइनस में आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया ना, तो वाई हो गया। अब इसका रियल पार्ट कह रहा है, रियल पार्ट कितना हो रहा है, माइनस वाई हो गया। तो इसके अंदर देखो यू करोगे तो जीरो आ रहा है, वी करोगे तो एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, यू कितना आ गया, ये रियल पार्ट है ना, माइनस वाई, और वी किया, देखो इसके अंदर आयोटा का पार्ट क्या है, जीरो है ना, आयोटा जीरो है, ये बच गया ना, क्योंकि आप अपने पास क्या दिया हो, देखो रियल आई जेड निकालना। अब ये मत कहना कि यहाँ पर आयोटा था मैडम, वो तो इसी ने नहीं मानना ना, फंक्शन ही क्या है, रियल ऑफ आयोटा जेड, तो वो बन गया माइनस आई सिंपल। तो अब यू ऑफ एक्स करा जीरो, यू ऑफ वाई करा माइनस वन, वी ऑफ एक्स करा जीरो, वी ऑफ वाई करा जीरो। क्या ये इसके इक्वल है, आप कहोगे यस इक्वल है। क्या ये इसके नेगेटिव के इक्वल है, नहीं, एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, तो एनालिटिक नहीं है। उसी तरह आप इसको कर दोगे नहीं होगा, उसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड करोगे तो आयोटा वाई आएगा, माने सिर्फ प्लस वाई, वो भी नहीं होगा। साइन वाला करके बता देती हूँ कैसे होगा। देखो भाई साइन जेड क्या होता है, अब इसको लिखोगे आप, ढाई दो, साइन एक्स प्लस में आयोटा वाई लिखोगे तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स कोस आयोटा वाई प्लस में कोस एक्स और साइन आयोटा वाई। अब आप कहोगे आयोटा आ गया, क्या करें, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दो इसको, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये बन गया साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस में कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। अब आप यहाँ से निकालो, क्या निकालोगी, निकाल लो भाई, यू क्या आ गया आपके पास, ये रहा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, यहाँ पर आयोटा कहाँ है, साइन एक्स, यहाँ पर आयोटा भी आएगा क्या, अब है ना, आएगा कि नहीं आएगा, हमने तो इसको गायब भी कर दिया। अब कैसे बनाए इसका जनरल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये तो मैंने देखा ही नहीं। चलो ये u होएगा बच्चों और ये v है हमारा, ठीक है, होएगा यहाँ पर आयोटा, तभी तो ये सोल्व हो रहा है। तो कोस x और साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। अब देखो u ऑफ x करना तो ये कांस्टेंट हो गया, बन गया कितना, साइन का करोगे तो कोस, डेरिवेटिव करना है बच्चों, कोस x कोस हाइपरबोलिक y, u ऑफ y करना, साइन, देखो जब भी हम करते हैं ना साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता, हाइपरबोलिक में क्या आता है, यहाँ पे आता है आयोटा, जब इसको माइनस ऐसे करते हैं ना, दिमाग में अटक गया अब मेरे, यहाँ पर आयोटा बनता है, ठीक है, फिर हाइपरबोलिक आ जाता है। जब भी साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव करोगे तो कोस हाइपरबोलिक, कोस का करोगे तो साइन हाइपरबोलिक, तो यहाँ पर देखो साइन एज इट इज और इसका क्या, तो साइन हाइपरबोलिक वाई। अब यहाँ से देखो v ऑफ x करो माइनस साइन एक्स, अब चमक गया होगा आपको इतना करते ही, और वी वाई करोगे तो इसका करोगे तो कोस x और कोस हाइपरबोलिक y। ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल आए, आ गए भाई, ये एक दूसरे के नेगेटिव है, हाँ ये रहा नेगेटिव, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया, तो लगा दोगे अब कि ये एनालिटिक है। और ये चारों ही नहीं हो रहे, ये हमने करके देख लिया, ये इसका नेगेटिव है, कर लोगे ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया ना, चलो भाई हो गया, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई सीरीज में जिसके अंदर हम करेंगे, इसके अंदर ना एक लैपलास वाला क्वेश्चन है लास्ट, जो मुझे नहीं आता, तो मैं आपको गलत बताना भी नहीं चाहती थी, जब तक मैं लैपलास वाला टॉपिक नहीं पढ़ लूँगी तब उसके बाद मैं आपको करा दूंगी जब मैं उस टॉपिक को पढ़ लूँगी, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी 2018 फीमेल का करा है ना, मेल वाला भी कर लेंगे, 21 वाला मेल फीमेल दोनों के पेपर सोल्व करेंगे, और टीजीटी का भी सीरीज भाई जल्दी ले आएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे DSSS भी आपके सामने क्वेश्चंस को लेके आता है घुमा फिरा के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, राधे राधे।